हेलो बच्चों, तो भाई कैसे हो आप सभी। आई होप सारे वाले के एकदम अच्छे होंगे, एकदम बड़े होंगे और एकदम मस्त होंगे। क्या हाल चाल तुम लोगों के। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। हेलो भूमिका, हेलो नाज, हेलो स्वास्तिक, हेलो मयूर, हेलो अंशिका, हेलो अंजलि, हेलो श्रेया, हेलो वैष्णवी, हेलो संजय, हेलो आयुषी, हेलो सेजल, हेलो सूर्यांश, हेलो साहिबा। क्या हाल है, क्या हाल है। हेलो अनन्या, हेलो आयुष, हेलो अर्पिता, हेलो जसवीर, हेलो सेजल, ईशू। क्या हाल चाल। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। हाँ जी। सुनने में आया है तुम लोगों के थोड़े से डाउट्स हैं मुझसे। हैं, सुना है मैंने कि तुम लोगों को थोड़ी सी दिक्कत हो रही है, कुछ चीजें हैं जो तुम्हें समझ नहीं आ रही हैं। पहले तो तुम्हारी जो भी देखो, अभी तक हमने 4 चैप्टर पढ़ लिए हैं। ठीक है, 4 चैप्टर में तुम्हारे कौन कौन से चैप्टर हैं। संख्या पद्धति हो गया, बहुपद हो गया, निर्देशांक ज्यामिति हो गया, दो चर वाले रैखिक समीकरण हो गया। ठीक है भाई, इनमें किसी को कोई भी डाउट है तुम पूछ सकते हो, क्लियर कर देंगे हम आज, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि आज का जो हमारा चैप्टर है उसे हम आज ही शुरू करेंगे और आज ही खत्म कर लेंगे। ठीक है भैया, ये है यूक्लिड की ज्यामिति का परिचय। ठीक है, पहली बात तो ये UCLID नहीं है। ठीक है, ये UCLID है, यूक्लिड है इनका नाम। ठीक है, यूक्लिड नहीं है, यूक्लिड है इनका नाम। ठीक है, इसके बारे में हम बात करेंगे आज। पूरा चैप्टर एक ही लेक्चर में खत्म हो जाएगा। यहां से, इस चैप्टर से तुम्हारी स्टार्ट हो रही है ज्योमेट्री। ठीक है, ज्योमेट्री तुम्हारी इस चैप्टर से स्टार्ट हो रही है। ठीक है, जिसके अंदर तुम भाई अब पढ़ने वाले हो। इसके बाद अगला चैप्टर, मतलब अब काफी आगे तक तुम्हारा यही चलेगा, ज्योमेट्री ही चलने वाली है। ठीक है, जिसमें तुम बहुत सारी चीजें देखोगे, जहां पर तुम्हारे पास आएगा अभी इसके बाद रेखा एवं कोण, उसके बाद त्रिभुज, उसके बाद वृत्त, उसके बाद तुम्हारा चतुर्भुज। ठीक है, और कुछ बालकों के सिलेबस से जो चतुर्भुज का एक टॉपिक है, समांतर चतुर्भुज और त्रिभुज, समांतर चतुर्भुज और त्रिभुजों का क्षेत्रफल, वो तुम्हारा हटा हुआ है। ठीक है, सो वो तो एक अलग चीज है। ठीक है, बट हाँ, जिनके सिलेबस में है उन्हें तो मैं कवर कराऊंगा ही, घबराने वाली बात नहीं है। ठीक है, तो मतलब काफी सारी चीजें हैं जो कि अब आएंगी इस चैप्टर के बाद, और वो सारी चीजें इस चैप्टर से रिलेटेड होंगी। ये चैप्टर तुम्हें बेसिक बताता है, ये चैप्टर तुम्हें बेसिक बताता है कि भाई ज्योमेट्री जो है, ठीक है, उसके अंदर चीजें चलती क्या है, ज्यामिति जो है उसके अंदर चीजें होती क्या है। ठीक है, तुम्हें पता है लाइन क्या होती है, तुम्हें पता है लाइन क्या होती है। तुम ऐसे एक चीज सीधी बना दोगे, वो लाइन है। ठीक है, तुमने एक चीज ऐसे सीधी बना दी, ये लाइन है। ठीक है, लाइन है। ठीक है, तो इसके बारे में तो हम बात करेंगे, लेकिन यहां पर तुम्हें जो यूक्लिड थे, उन्होंने इन चीजों को परिभाषित करा। उन्होंने इन चीजों को परिभाषित करा कि है क्या लाइन, एक बिंदु है क्या, एक पृष्ठ है क्या, ये सारी चीजें उन्होंने परिभाषित करी। तो इनके बारे में तो हम पूरे चैप्टर में बात करेंगे ही, तुम्हारे के स्क्वायर सर की क्लास में। लेकिन सबसे पहले तुम लोगों से मुझे यह बात करनी है कि देखो भाई, अपने बीच में बिल्कुल दोस्त यार वाला हिसाब किताब रहना चाहिए। ठीक है, ठीक है, सिंपल बात। पाए लागू सर जी, बिल्कुल भाई, बिल्कुल खुशी रहो। ठीक है, हाँ जी। देखो भाई, बहुत सिंपल बात है, दोस्त यार वाला हिसाब रहना चाहिए हमारे बीच में। तो तुम लोगों को कोई भी प्रॉब्लम है, तुम लोग मुझसे शेयर कर लो यार, इतना परेशान होने की क्या जरूरत है? ठीक है, मुझे पता लगा कि यार तुम लोगों को डाउट्स हैं काफी सारे, तुम्हें मतलब दिक्कत हो रही है काफी, तो बताओ मुझे। और टेंशन वाली बात नहीं है भाई, तुम लोगों के डाउट्स हैं, तुम लोगों के प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करना मेरा काम है। ठीक है, परेशान क्यों हो रहे हो, बताओगे तुम्हें तो भाई फिर सारी चीजें मैं करूंगा ना सॉर्ट। टेंशन मत लो, मुझे पता लगा तुम लोगों के डाउट्स के इशू आ रहा है। मैंने एक चीज डिसाइड करी है। ठीक है, उसमें कुछ भी अगर तुम लोगों को इंप्रोवाइजेशन करानी है तो मुझे बता देना। ठीक है, सो मैंने एक चीज डिसाइड करी है। क्या चीज डिसाइड करी है, बता रहा हूं, सुन लो। ऑलमोस्ट अब हर एक चैप्टर के बाद, ऑलमोस्ट अब हर एक चैप्टर के बाद मैं एक डाउट सेशन रखूंगा, जो कि तुम लोगों के लिए एक एक्स्ट्रा क्लास टाइप होगा। ठीक है, हर एक चैप्टर के बाद, हर 2 चैप्टर के बाद एक ना एक मैं डाउट सेशन रखूंगा। ठीक है, जो तुम लोगों के लिए एज अ, समझ लो, डाउट सेशन है, एक्स्ट्रा क्लास समझ लो। ठीक है, जहां पर हम लोग, मैं कुछ नहीं लेके आऊंगा, मैं क्लास में कुछ नहीं लेके आऊंगा। मैं क्या करूंगा, जो तुम्हारे डाउट्स हैं, जो तुम्हारी प्रॉब्लम्स हैं, जो तुम्हारे क्वेश्चंस हैं, हम उन्हें सॉल्व करेंगे। ठीक है, समझ में आई बात, समझ में आई बात। ठीक है, समझ में आई बात। तो उन सारी चीजों के बारे में बात होगी तुम्हारा, कहां पर, तुम्हारा उस डाउट सेशन में। ठीक है, कब से स्टार्ट कर रहे हैं वो डाउट सेशन, जल्दी ही तुम्हें इंफॉर्मेशन में दे दूंगा। मैं बस प्लान कर रहा हूं ये सारी चीजें, एक बार थोड़ा सा प्लान आउट हो जाए चीजें, फिर मैं तुम्हें बताता हूं। समझ में आया, समझ में आया।
तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। तुम लोगों को कोई भी प्रॉब्लम है, तुम्हारे के स्क्वायर भैया है यहाँ संभालने के लिए तुम्हें, ठीक है। टेंशन मत लो, हूं मैं यहाँ पे, ठीक है। सारी चीजें सॉर्ट करूंगा तुम्हारी, तुम्हें परेशानी नहीं होनी चाहिए, बाकी सब मैं संभाल लूंगा, ठीक है। बस तुम लोग मेहनत करो, बाकी सब मैं संभाल लूंगा, ठीक है। परेशान होने की जरूरत नहीं है। हाँ, यार देख, बैकलॉग की क्लास नहीं है वो, बैकलॉग की क्लास नहीं है वो, है एक्स्ट्रा क्लास। सत्यम सर, आपके 10th में कितने परसेंट बने थे यार? मुझे तो याद भी नहीं है, मतलब एग्जैक्टली अगर मैं बात करूं तो मुझे नंबर याद नहीं है, बट मेरा कुछ 85 के अराउंड नंबर थे। परसेंटेज की अगर मैं बात करूं तो मेरे 85% थे, और मैथ्स में मेरे 90 के आसपास मार्क्स थे, ठीक है। सो बेसिकली मैं तुम्हें इसलिए बता रहा हूं ये चीज, क्योंकि मेरी 9th तक मैथ्स बहुत खराब थी, ठीक है। मतलब 8th तक बहुत खराब थी, 9th में मैंने प्रैक्टिस करनी धीरे धीरे शुरू करी थी, ठीक है। तो वो थोड़ी सी इंप्रूव हुई थी, वो जो 9th में मैंने प्रैक्टिस करी थी, क्योंकि 9th के सारे चैप्टर 10th से रिलेटेड होते हैं, तो मेरा 9th में थोड़ा बेस जो है ना वो थोड़ा सा स्ट्रांग हो गया था, ठीक है। और उसके बाद फिर वो 10th में मेरे बहुत काम आया, तो फिर 10th में इवेंचुअली मेरे मार्क्स अच्छे आ गए थे। तो हाँ, अगर तुम लोगों की मैथ्स खराब है तो मैं तुम्हारी कैटेगरी में से ही हूँ। क्लास 9 तो मेरी बहुत खराब थी भाई, मार्कशीट होगी नहीं, अगर कहीं पापा के पास पड़ी होगी तो किसी दिन कम्युनिटी पे आके तुम्हारी मार्कशीट की फोटो डाल दूंगा मैं अपनी 8th और 9th की, तुम्हें दिख जाएगा, अरे मास्टर साहब ये क्या है, ठीक है। सो वो होता है यार, देखो होता है वो, क्लास 8th में क्लास 9th में हमें चीजें थोड़ी टफ लगती है, मुझे भी लगती थी, ठीक है। सेम कहानी तुम्हारी है, मैं समझ सकता हूं, उस चीज से मैं रिलेट कर सकता हूं, क्योंकि मेरी खुद की वही हालत थी। बट मैं तुम लोगों को सिर्फ एक ही चीज बोलूंगा, मैं क्यों बोलता हूं कि मैथ्स में प्रैक्टिस करा करो, क्योंकि मैंने खुद ने प्रैक्टिस करी थी, और जब मैंने प्रैक्टिस करी थी ना तो मेरी मैथ्स इंप्रूव हुई है, समझ रहे हो, मेरी मैथ्स इंप्रूव हुई है उस प्रैक्टिस से। तो बस मैं तुम्हें यही बोलना चाहता हूं कि डरो मत, घबराओ मत, ठीक है। प्रैक्टिस करो, घबराओ मत, प्रैक्टिस करो। जब प्रैक्टिस करोगे मजा आएगा, ठीक है, मजा आएगा, ठीक है। अब आ जाओ भाई। हाँ, तो तुम लोगों को अभी तक कोई भी डाउट है? आई होप जो भी डाउट होंगे तुमने डाल दिए होंगे, मैं अभी सॉल्व कर देता हूं तुम्हारे पहले तो डाउट्स। सर प्रश्नावली 4.3 के आलेख खींचने वाले सवाल बताइए। आप में से बिहार बोर्ड में कौन कौन से बच्चे हैं? कोई मुझे बताएगा बिहार बोर्ड में कौन कौन से बच्चे हैं? सर मैथ से डर लगता है। अरे सेजल देखो, तुमने बाइक चलती हुई देखी है? तुमने कभी सोचा है, जैसे मैं अभी क्या है मैं बताता हूं, मैं अभी रिसेंट में कार चलाना सीख रहा हूं, ठीक है। तो मैं ड्राइव करना सीख रहा हूं अब। सो जब मैं अपने दोस्तों के साथ ड्राइव पे जाता था तो मैं पीछे बैठता था, तो मुझे बड़ा डर लगता था कि यार ये इतनी सी जगह में से गाड़ी निकाल रहे हैं, ठीक है, कैसे निकाल पा रहे हैं, ठीक है। इन्हें डर नहीं लग रहा कि इनकी गाड़ी इधर लग जाएगी इधर वाली गाड़ी में, या इधर वाली गाड़ी में टच हो जाएगी, है? इन्हें ऐसे डर नहीं लग रहा, ठीक है। तो लेकिन जब अब मैं ड्राइविंग सीट पे बैठता हूं और मैं प्रैक्टिस करता हूं, मैं ड्राइव कर रहा होता हूं, ठीक है, तो मुझे दिख रहा है कि हाँ अच्छा ओके, मुझे एक अंदाजा हो जाता है अब कि अच्छा यहां पर गाड़ी बच रही है और यहां पर गाड़ी लग सकती है, ठीक है। तुम समझ रहे हो मैं कहना क्या चाह रहा हूं? मैं कहना ये चाह रहा हूं कि ओवर द टाइम प्रैक्टिस के साथ चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं, ठीक है। ओवर द टाइम प्रैक्टिस के साथ चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं, ठीक है। तो वही चीज मैं तुम लोगों को बताना चाह रहा हूं, वही चीज मैं तुम लोगों को बताना चाह रहा हूं कि प्रैक्टिस जितनी करोगे, ठीक है, उतना तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है। और बेटा अनुज, थोड़ा अपनी लैंग्वेज का ध्यान रख, ठीक है। ये जो तू यहां लिख कर चला गया ना स्पेस डाल के, ठीक है, कि डैश मत करो पढ़ाना भी है, ठीक है, मैं अपने आप देख लूंगा कब पढ़ाना है कब नहीं, ठीक है। मैं जानता हूं कौन सी चीज कितनी इंपॉर्टेंट कब है तुम्हारे लिए, ठीक है। जिस क्लास में तुम है ना अभी, उस क्लास को मैं कितने कम से कम 10 और 3 13 साल पहले छोड़ के आ चुका हूं और पास करके आ चुका हूं, ठीक है, बहुत अच्छे से। तो बैठ जाओ तसल्ली से, ठीक है, बैठ जाओ तसल्ली से, फालतू की बात करा लो इनसे। हाँ भाई, सो पॉइंट क्या है? पॉइंट यही है कि जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा तुम्हारे लिए अच्छा है, ठीक है, उतना ज्यादा तुम लोगों के लिए आदत रहेगी, ठीक है। अब आ जाते हैं वापस। हाँ भाई, ग्राफ पर दर्शाने वाले क्वेश्चन करा दीजिए। तो देखो, अगर तुम लोग यूपी बोर्ड से हो तो तुम्हारे सिलेबस में ग्राफ पर कराने वाले क्वेश्चन नहीं है। तुम लोग अगर भाई यूपी एमएसपी की वेबसाइट पे जाओगे, ठीक है, मैं तुम्हें दिखाता हूं, रुक जाओ। अगर तुम यूपी एमएसपी की वेबसाइट पे जाते हो, देखो भाई
यूपीएमएसपी की वेबसाइट पे जाओ, ठीक है, वेबसाइट का ही नाम यूपीएमएसपी है, जो यूपी की ऑफिशियल वेबसाइट है, ठीक है, यूपी बोर्ड की जो ऑफिशियल वेबसाइट है, उस पर जाकर तुम अगर अपना सब्जेक्ट देखोगे, सिलेबस देखोगे, ठीक है, और तुम मैथ्स का सिलेबस डाउनलोड करोगे, कहाँ गया, ये रहा, ठीक है। सो उसमें तुम देखोगे तुम्हारा दो चर वाले रैखिक समीकरण, ठीक है, एक चर राशि में रैखिक समीकरण, दो चरों में रैखिक समीकरण की जानकारी, ठीक है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी के रैखिक समीकरण पर विशेष ध्यान, सिद्ध करना कि दो चर वाले रैखिक समीकरण के अनंत अनेक हल होते हैं, और वास्तविक जीवन से संबंधित उदाहरण तथा प्रश्न, समस्या प्रश्न, ठीक है। तो ये चीज तुम्हारे सिलेबस में है, मैं यूपी बोर्ड का स्पेसिफिक बता रहा हूं अभी, ठीक है। तो अगर तुम लोगों को लगता है कि भैया ग्राफ बताना है, ठीक है, तो परेशान मत हो, मैं ग्राफ भी बता दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैं एक्स्ट्रा क्लास जो लेकर आऊंगा अगली वाली, ठीक है, उसमें मैं तुम्हें दो चर वाले रैखिक समीकरण का ग्राफ बनाना बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, परेशान मत हो, टेंशन मत लो, ठीक है। जल्दी ही करा दूंगा मैं, जितनी जल्दी पॉसिबल होगा एक एक्स्ट्रा क्लास लगा के मैं तुम्हें उसमें ग्राफ और तुम्हारे जो डाउट्स हैं वो ले लूंगा। सर सेकंड लेसन समझ नहीं आया बेटा, सेकंड लेसन जो सेकंड चैप्टर था उसके लेक्चर्स जो हैं, एक बार प्लीज जो एक बार उसके लेक्चर्स हैं उन्हें सारे लेक्चर्स को देखो, ठीक है, 2x की स्पीड पे देखना रश्मि, और उन लेक्चर्स को देखने के बाद उनमें जो मैंने क्वेश्चन कराए हैं उन्हें आप सॉल्व करो खुद से। अगर खुद से नहीं सॉल्व हो रहे, दोबारा लेक्चर में देखो और उसके बाद उन्हें सॉल्व करो फिर से, ठीक है। अगर तब भी नहीं होता है फिर मुझे डाउट वाले सेशन में बताना, मैं वहां पर कुछ कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो है वो रिवाइज करा दूंगा, परेशान मत हो, ठीक है। आलेख पर दर्शाने वाले क्वेश्चन मैं सेजल कराऊंगा, जल्दी कराऊंगा तुम लोगों को चाहिए तो, ठीक है। और पीडब्ल्यू एनसेट के लिए सैंपल पेपर या बुक कहां से रेफर करें बेटा? आप एनसीईआरटी और अपना क्या कहते हैं जो तुम्हारी बुक चल रही है स्कूल में, तुम अपने कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग करो, ठीक है, कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग करो, बाकी फिर क्वेश्चन तो किसी भी बुक से आए वो क्लियर तुम कर ही लोगे, ठीक है। चलो सब स्टार्ट करते हैं हम अदिति आज की क्लास, ठीक है, स्टार्ट करते हैं मेरे लल्लू लाल, ठीक है, जहां पर हम देखने वाले हैं यूक्लिड की ज्यामिति का परिचय, ठीक है। और यूक्लिड की ज्यामिति के परिचय में हमारे पास काफी सारी चीजें हैं करने के लिए कवर, ठीक है। सो स्टार्ट किया जाए कार्यक्रम, हाँ जी कार्यक्रम स्टार्ट किया जाए, जल्दी से बताओ। हम्म, एक सेकंड दो मुझे। ठीक है भाई, सो स्टार्ट करते हैं हमारा। वेयर इज आकाश सर? बेटा मुझे भी नहीं पता, मुझे एक बार उनसे बात करनी पड़ेगी। चलो सो स्टार्ट करते हैं, जहां पर हम देखेंगे यूक्लिड की ज्यामिति का परिचय। अब सीन क्या है कि देखो, जब तक यूक्लिड नहीं आए थे तो उनसे पहले क्या था कि भाई अलग अलग मैथमेटिशियंस ने अलग अलग बहुत सारी चीजें जो थी, ठीक है, अलग अलग बहुत सारी चीजें जो थी वो क्या कर रखी थी, बना रखी थी कि भाई आपका लाइन ऐसी होती है, बिंदु ऐसे होते हैं, ठीक है, इसकी परिभाषा ये है, उसकी परिभाषा वो है, ये सारी चीजें उन्होंने अलग से बना रखी थी, ठीक है। तो यूक्लिड ने क्या करा, यूक्लिड ने अपनी अपनी जो परिभाषाएं थी और इसके अलावा और भी जो चीजें थी, ठीक है, और भी जो मैथमेटिशियंस की चीजें थी उन्हें कंबाइन करके एक जगह पर एक उन्होंने लगभग लगभग अपनी 11-12 बुक्स के अंदर उन्हें कंबाइन कर दिया, ठीक है। और इसके साथ उन्होंने क्या करा, उन्होंने जितने भी उनके कथन थे, जितने भी उनके स्टेटमेंट थे, उन्हें दो भागों में बांटा, ठीक है। कौन कौन से दो भाग? एक तो अभिग्रहित और दूसरी अभिधारणाएं, ठीक है। और इनके बारे में ही हमें इस पूरे चैप्टर में बात करनी है। बहुत इजी है, बहुत आसान है, ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत टफ होगा। यहां से तुम्हारे रिक्त स्थान बनते हैं, यहां से तुम्हारे बेसिक चीजें बनती हैं, कोई ऐसा टफ नहीं है,
ठीक है, कोई ऐसा टफ नहीं है, तुम्हें बस सुनना है, ठीक है, तुम्हें बस सुनना है, क्योंकि इस चैप्टर में ज्यादातर सारी चीजें थ्योरी वाली हैं, तो बहुत ध्यान से सुनना। अनुष्का, लास्ट में मैं दोबारा से तुम्हारे डाउट्स देखता हूं। आ जाओ भाई, अब आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बात करते हैं, देखो भैया, इस चैप्टर में हमारे पास पढ़ने के लिए क्या है, हमारे पास यूक्लिड की ज्यामिति का परिचय, यूक्लिड की अभिग्रहित और अभिधारणाएं, और जो यूक्लिड की 5वीं अभिधारणा है उसका रूपांतरण, समतुल्य रूपांतरण। बहुत ईजी है, ज्यादा टफ नहीं है, बहुत आसान है यहां पर, क्योंकि देखो अब तुम समझोगे कि प्रमेय क्या होती है, कथन क्या होते हैं, अब तुम समझोगे अभिधारणा क्या होती है, अब तुम समझोगे अभिग्रहित क्या होती है। बहुत इजी है, शुरू करते हैं। जितने बालक एक्साइटेड है एक बार फायर इमोजी दिखा दो। संजय भाई अभी देख लेंगे डाउट तुम्हारा भी, क्लास के एंड में परेशान होने की जरूरत नहीं है, स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखो भैया, सबसे पहली चीज हमारे पास आती है कि भैया ठोस क्या होता है, ठोस क्या होता है। तो ठोस क्या होता है भैया, देखो ठोस सिंपल सी चीज है, कोई भी एक ऐसी चीज जिसे आप एक जगह से उठाकर दूसरी जगह पर ले जा सकते हो और वो चीज स्थान घेरती है, उसे आप ठोस कहते हो। फॉर एग्जाम्पल भैया ये एक बॉक्स है, इसे मैं एक जगह से उठाकर दूसरी जगह पर ले आ सकता हूं, ठीक है, और ये कमरे में एक थोड़ा सा स्थान घेर रही है, तो इसका मतलब ये क्या है, ये ठोस है, ठीक है। तुम्हारी बात मैं करता हूं, तो तुम्हें एक जगह से उठाकर दूसरी जगह पर ले जाया जा सकता है, और तुम अपने घर के बेड पे पड़े पड़े स्थान घेर रहे होते हो, जैसे मम्मी कहती है बेटा खाली कर दे, बेड की चद्दर झाड़नी है, साफ करनी है ना। तो भैया तुम भी क्या हो, तुम भी ठोस हो, ठीक है, मैं भी ठोस हूं, क्योंकि मैं एक जगह से उठकर दूसरी जगह पहुंच सकता हूं, और मैं भी क्या कर रहा हूं, मैं भी एक स्थान घेर रहा हूं, ठीक है। तो मैं भी क्या हूं भाई, मैं भी ठोस हूं तुम्हारी तरह, ठीक है। अब हाँ जी, हाँ जी, तो अब भैया बाहर से ठोस है, अंदर से दिल तो एकदम मोम की तरह मुलायम है ना, यही कहना चाह रहे हो ना तुम, है ना। हाँ, सो देखो ठोस बस एक चीज है, कोई भी ऐसी वस्तु जो कि स्थान घेरती है और उसे एक जगह से उठाकर दूसरी जगह पर ले जाया जा सकता है, उसे हम ठोस कहते हैं, ठीक है। और यही चीज पीछे लिखी हुई है। अब ठोस में जो सबसे बाहर वाली, ठोस में जो सबसे बाहर वाली लेयर होती है, ठीक है, उसे आप पृष्ठ कहते हो। जैसे कि मान लो फॉर एग्जाम्पल मैं ठोस हूं, मैं ठोस हूं, तो मेरे जो सबसे बाहर वाली लेयर है वो मेरा पृष्ठ है। वो क्या है भैया, वो है मेरी स्किन, ठीक है। तो मैं अगर ठोस हूं तो ये जो स्किन है जिसे मैं छू पा रहा हूं वो मेरा पृष्ठ है, ठीक है, वो मेरा पृष्ठ है, ठीक। फॉर एग्जाम्पल ये फोन, ये अगर ठोस है तो इसका पृष्ठ क्या होगा, इसका पृष्ठ होगा आपका क्या, वो भाग जिसे आप छू पा रहे हो, जैसे कि ये वाला भाग, ठीक है, ये वाला भाग, ये साइड वाला भाग, ये वाला भाग, ये वाला भाग, ये वाला भाग, ये क्या है, ये पृष्ठ है, ठीक है। तो ठोस की जो बाह्यतम सीमा होती है वो पृष्ठ होती है। फॉर एग्जांपल ये बॉटल, ठीक है, इसका पृष्ठ क्या होगा, इसका जो ये बाहर वाला भाग है, इसका जो ये बिल्कुल बाहर वाला भाग है वो क्या है, वो हमारा क्या है, वो है हमारा पृष्ठ, ठीक है। तो बेसिकली पृष्ठ क्या है, पृष्ठ आपका किसी भी ठोस का जो सबसे बाहर वाला भाग होता है वो पृष्ठ होता है, या फिर हम बोल सकते हैं कि किसी भी ठोस का वो भाग जिसे आप छू सकते हो वो उसका पृष्ठ होता है। समझ में आया, यही चीज पीछे लिखी है। सर परिमेय और अपरिमेय संख्या में मुझे कुछ डाउट है, एक बार समझा दीजिए। अमित भाई मैं बता रहा हूं, ये जो जितने भी तुम्हारे डाउट्स हैं, पिछले 4 चैप्टर्स के जो भी तुम्हारे डाउट्स हैं, एक जगह पे नोट डाउन कर लो, ठीक है। जल्दी ही मैं डाउट सेशन रखवाऊंगा, ठीक है, और उस डाउट सेशन में वो सारे डाउट्स मैं तुम्हारे केटर करूंगा, परेशान मत हो। एक जगह पर वो सारे डाउट्स लिख लो धीरे धीरे, ठीक है। आ जाओ। सो पृष्ठ क्या हो गया भाई, पृष्ठ हो गया ठोस की परिसीमाएं, ठोस की जो परिसीमाएं होती है, यानी कि ठोस की जो बाह्यतम सीमा होती है वही हमारी क्या होती है, वही हमारी पृष्ठ होती है, ठीक है। ठोस की जो सबसे बाहर वाली सीमा होती है, ठीक है, वही हमारी पृष्ठ होती है। आर्यन भाई याद मत दिला, वो खो चुका है जो तूने लिखा है ना, गूगल पिक्सल फोन है, खो चुका भाई, वो चोरी हो गया हाथ में से, रोना आ गया, क्या याद दिला दिया भाई तूने। ये आकाश के, आकाश हमारे वही वाले आकाश सर, ठीक है, वही वाले आकाश सर के एक भाग को दूसरे भाग से पृथक करती है। कहने का मतलब क्या है कि पृष्ठ क्या होता है, पृष्ठ आपका ऐसा होता है जो कि आपका
एनवायरमेंट है, जो कि आपका कोई भी चीज है, उसमें से एक जगह को दूसरी जगह से अलग करती है। फॉर एग्जाम्पल, ये मेरा जो स्किन है वो क्या कर रही है, मेरी स्किन जो है वो स्किन के बाहर वाले हिस्से को, मतलब ये जो बाहर का पूरा माहौल, पूरा एनवायरमेंट है, और मेरी स्किन के अंदर वाले पार्ट को, जो कि मेरे जो भी बॉडी के अंदर पार्ट्स हैं, या जो भी बॉडी के अंदर मेरा मांस है, हड्डियां हैं, ठीक है, मेरी नसें हैं, उन सबको क्या कर रही है, अलग कर रही है बाहर के एनवायरमेंट से। तो ये क्या हो गई, ये हो गई हमारी क्या, सरफेस, पृष्ठ या फिर परिसीमा। ठीक है, क्या करती है भैया, क्या करती है भैया, क्या करती है, आपका दो भागों को अलग अलग करती है। पृष्ठ क्या करता है, दो भागों को अलग अलग करता है। फॉर एग्जाम्पल, इस बॉटल का पृष्ठ क्या कर रहा है, बॉटल का जो पृष्ठ है वो बाहर वाली सीमा है जिसे तुम छू पा रहे हो, तो वो क्या कर रहा है, वो अंदर वाले पानी को और ये जो बाहर का सारा पूरा एनवायरमेंट है उसे क्या कर रहा है, उसे अलग कर रहा है। ठीक है, उसे अलग कर रहा है। क्लियर हो गई बात, समझ में आ गया। अब इसके बाद देखो भैया, ऐसी ही कुछ परिभाषाएं, भैया पहले क्या था, पहले यूक्लिड के बातों को बताने से पहले ऐसा हुआ कि लोगों के पास कुछ परिभाषाएं थी नहीं। लोगों को पता था कि भैया ये एक बिंदु है, ये एक बिंदु है, लेकिन बिंदु है क्या, कोई परिभाषा नहीं थी। बिंदु है क्या, कोई परिभाषा नहीं थी। ठीक है, तो इसीलिए क्या हुआ, सर रक्षाबंधन की हॉलीडे होगी, होनी तो चाहिए भैया, हम तो देखो जाएंगे, नहीं तो हमारी छोटी बहन है, बहुत मारेगी भाई, हमें जाना पड़ेगा भाई, बहुत मारती है यार वो मुझे, बहन है ना, मैं तो मार नहीं सकता, मैं तो हाथ उठा नहीं सकता, तुरंत पापा के पास चली जाएगी भाग के, तो घर में पूरा लाड प्यार होता है उसका। ठीक है, तो भैया सिंपल बात है, सिंपल बात है, वो उसके भाई उन्होंने नाखून बढ़ा रखे हैं इतने बड़े बड़े, एक बार ऐसे कर देती है, पूरा यहाँ पांचों के पांचों नाखून छप जाते हैं मेरे हाथ पे, डिजाइन लेके 2 दिन तक टैटू लेके घूमता हूं मैं। आ जाओ। सो बेसिकली यूक्लिड की परिभाषा, यूक्लिड ने क्या करा कि कुछ जो हमारी ज्यामिति से जुड़ी हुई चीजें थी, ठीक है, ज्यामिति से जो जुड़ी हुई हमारी चीजें थी, उन्हें क्या करा, उन्हें परिभाषित किया। और क्या परिभाषित किया, देखते जाओ। ठीक है, अब इनमें से कुछ शब्द तुम्हें समझ में आएंगे कि ऐसे भी हैं जिनकी परिभाषा नहीं है। ठीक है, जिनकी परिभाषा नहीं है। फॉर एग्जाम्पल देखो, एक बिंदु वह है जिसका कोई भाग नहीं होता। भाग मतलब आपका, भाग मतलब लंबाई, चौड़ाई या ऊंचाई। तो बेसिकली एक बिंदु क्या है, एक बिंदु वो है, एक बिंदु वो है, एक बिंदु वो है, एक बिंदु वो है जिसकी ना कोई लंबाई होती है, ना कोई चौड़ाई होती है, ना कोई ऊंचाई होती है। ठीक है, तो भैया ये एक बिंदु है। तो बेसिकली अगर तुम परिभाषा के हिसाब से देखो तो बिंदु तुम्हें दिखना ही नहीं चाहिए, बिंदु तुम्हें दिखना ही नहीं चाहिए, समझ रहे हो तुम। अगर तुम परिभाषा के हिसाब से देखो तो बिंदु तुम्हें दिखना ही नहीं चाहिए। आप हमारे भी तो भाई हो, बिल्कुल वैष्णवी भाई हूं मैं तुम सबका भाई। ठीक है, तो बिंदु हमें दिखना ही नहीं चाहिए, क्योंकि ना तो लंबाई होगी, ना चौड़ाई होगी, ना ऊंचाई होगी। लेकिन यहां तो तुम्हें दिख रहा है कि भैया इसकी तो थोड़ी सी चौड़ाई भी है और इसकी थोड़ी सी लंबाई भी है, बहुत थोड़ी सी है लेकिन है। ठीक है, तो बस हम क्या करते हैं, हम क्या करते हैं, हम बिंदु को दर्शाने के लिए इस डॉट का इस्तेमाल करते हैं। समझ रहे हो तुम, इस डॉट का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन बिंदु क्या है, बिंदु क्या है, बिंदु भैया एक ऐसी चीज है जिसकी कोई भी भाग नहीं होता, ना लंबाई, ना चौड़ाई, ना ऊंचाई। तो इस हिसाब से बिंदु को हमें दिखना ही नहीं चाहिए था। लेकिन हम भैया अब ऐसा तो कर नहीं सकते, कोई चीज नहीं दिख रही तो उसे कैसे मानेंगे, कोई चीज नहीं दिखेगी तो उसे कैसे मानेंगे। उसके लिए हम क्या करते हैं, हम इस डॉट से बिंदु को रिप्रेजेंट कर देते हैं, हम इस डॉट से बिंदु को रिप्रेजेंट कर देते हैं। ठीक है, अब इसके बाद हमारे पास अगली चीज क्या आती है, इसके बाद अगली चीज हमारे पास क्या आती है, इसके बाद अगली चीज हमारे पास आती है रेखा। रेखा क्या है, रेखा एक चौड़ाई रहित लंबाई होती है। ठीक है, एक चौड़ाई रहित लंबाई अगर आप बनाते हो तो वो क्या होगी, वो रेखा होगी। एक चौड़ाई रहित लंबाई रेखा होती है। ठीक है भाई, जैसे कि मान लो मैंने ये बनाई, तो एक चौड़ाई रहित लंबाई आपकी रेखा होती है। ठीक है, मतलब एक ऐसी लंबाई जिसमें कोई चौड़ाई ना हो उसे हम रेखा बोलते हैं।
एक ऐसी लंबाई जिसमें कोई चौड़ाई ना हो उसे हम रेखा बोलते हैं। ठीक है, अब तुम ये भी देखो, अब तुम बेटा हल्का वो कई बार होता है, कई बार टॉपिक ऐसा होता है जैसे समझने में हमें थोड़ा सा टाइम लगता है, समझ रहे हो आप। आपने कहा कि मैं अच्छा पढ़ाता हूं, देखो पॉइंट क्या है, सब अच्छा पढ़ाते हैं, किसी टीचर का आपको समझ में आता है, किसी टीचर का समझने में आपको थोड़ी सी दिक्कत होती है। ठीक है, और कई बार ऐसा होता है कि टॉपिक ऐसा होता है कि थोड़ा सा उसे एक्स्ट्रा एफर्ट्स देने पड़ते हैं। ठीक है, थोड़े से उसे एक्स्ट्रा एफर्ट्स देने पड़ता है, जैसे बहुपद टॉपिक है, उसे समझने के लिए तुम्हें थोड़े से एक्स्ट्रा एफर्ट्स देने ही पड़ेंगे, हमेशा देने पड़ेंगे, क्लास 10th में भी देने पड़ेंगे। ठीक है, तो उसके लिए बहुत सिंपल सी चीज ये है कि थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट मारो, अगर कोई टॉपिक समझ नहीं आ रहा उस पर हल्का सा एक्स्ट्रा एफर्ट मारो और वो तुम्हें ऐसा समझ में आएगा कि तुम लाइफ टाइम कभी नहीं भूलोगे। ठीक है, आ जाओ। तो बेसिकली एक ऐसी लंबाई जिसकी कोई चौड़ाई नहीं होती, एक ऐसी लंबाई जिसकी कोई चौड़ाई नहीं होती, उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम रेखा बोलते हैं। उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम रेखा बोलते हैं। ठीक है, अब यहीं पर हमारे पास आता है कि रेखा के जो बिंदु होते हैं, जो रेखा के जो सिरे होते हैं, ठीक है, रेखा के जो सिरे होते हैं यानी कि जो एंड पॉइंट होते हैं, वो क्या होते हैं, वो आपके रेखा के जो एंड पॉइंट होते हैं वो बिंदु होते हैं। तो ये जो रेखा के एंड पॉइंट है, जो सिरे हैं रेखा के, वो क्या होते हैं, जो सिरे हैं रेखा के वो आपके क्या होते हैं बेटा, आपके बिंदु होते हैं। अंश कह रहा सर आप डेंजर हो, क्यों भैया, क्यों भैया, हमने क्या कर दिया है, हमने क्या कर दिया जो तुम्हें मैं डेंजर लग रहा हूं भाई। चलो भाई, ठीक है, अब देखो, अब इसके बाद क्या होगा, इसके बाद क्या होगा, इसके बाद होगा कि भैया देखो, एक सीधी रेखा ऐसी रेखा है जो स्वयं पर बिंदुओं के साथ सपाट रूप से स्थित होती है। मतलब कि आपका एक सीधी रेखा एक ऐसी रेखा होती है जो बिंदुओं के ऊपर और अपने ऊपर एकदम क्या होती है, एक तरीके से, एक सरल रेखा की अगर मैं बात करूं तो उसे आप कैसे परिभाषित कर सकते हो, आप उसे कैसे परिभाषित कर सकते हो कि भैया ऐसी रेखा जो बिंदुओं के ऊपर और अपने ऊपर एक सपाट रूप से स्थित हो। ठीक है, बिल्कुल सपाट रूप से स्थित हो, वो क्या होती है, वो हमारी क्या होती है, एक सीधी रेखा या सरल रेखा होती है। ठीक है, सर आप कमल सर ही हो ना, नहीं भैया नहीं, नहीं, हम के हैं, अभी थोड़ी देर बाद के स्क्वायर आएंगे, उसके बाद कमल आएंगे, समझ रहे हो। चलो सर आप मैथ्स के सर हो इसलिए डेंजर लगते हो, अरे नहीं भैया नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अब देखो एक पृष्ठ क्या होता है, एक पृष्ठ होता है जिसकी केवल लंबाई या चौड़ाई होती है। तो देखो भाई, अब पृष्ठ मैंने तुम्हें बताया था, किसी भी चीज का पृष्ठ क्या होता है, किसी भी चीज का पृष्ठ जो है उसकी बाह्यतम सीमा होती है। फॉर एग्जाम्पल मेरा पृष्ठ ये स्किन है, तो इस स्किन की केवल लंबाई और चौड़ाई है, इसकी कोई मोटाई नहीं होगी, तुम समझ रहे हो। अगर मैं स्किन को हटाऊं, जो कि मैं नहीं करूंगा, सिंपल सी बात है, बहुत दर्द होगा। ठीक है, तो प्रैक्टिकल करके दिखाने के लिए मैं स्किन नहीं हटाने वाला अपनी। ठीक है, तो वो बायो वाले मास्टर साहब से कहो, वो करेंगे ये सब, ये ऐसे काट पीट वाले काम वो करते हैं। ठीक है, पहले तो, अब तो खैर कुछ भी नहीं होता, पहले हुआ करते थे स्कूल में, जब मतलब मैं स्कूल में था, मुझसे पहले वाला जो बैच होता था, तो उस टाइम पे 11th-12th में हुआ करते थे कि मेंढक के ऊपर वो प्रॉपर ऑपरेशन किया जाता था। अब तो कुछ भी नहीं होता है, अब तो तुम्हें सारी चीजें वीडियो के थ्रू और वैसे दिखा दी जाती हैं। ठीक है, बट पहले हुआ करता था, तो नहीं भैया हम नहीं करेंगे, बायो वाले मास्टर साहब से कहो अपने। ठीक है, सो देखो भाई, पृष्ठ क्या होता है, जिसमें केवल लंबाई और चौड़ाई होती है, कोई मोटाई नहीं होती। ठीक है, तो वही चीज यहां पर लिखी हुई है कि पृष्ठ वह है जिसकी केवल लंबाई और चौड़ाई होती है। ठीक है, जैसे कि ये एक क्या है, ये एक चतुर्भुजाकार पृष्ठ है, इसमें एक लंबाई है, एक चौड़ाई है, इसमें कोई मोटाई नहीं होती, इसमें कोई मोटाई नहीं होती। अब हम बात करते हैं किसकी भैया, अब हम बात करते हैं कि जो हमारा पृष्ठ है, पृष्ठ के जो किनारे होते हैं यानी कि जो एंड पॉइंट होते हैं वो रेखा होती है। जैसे कि तुम यहां पर देख सकते हो, जो ये हमारा एक पृष्ठ मैंने बनाया, इसके जो एंड पॉइंट है वो क्या है, वो एक रेखा है, वो एक रेखा है, क्या है भाई, एक रेखा है। ठीक है, अब और एक समतल पृष्ठ क्या होता है, एक समतल पृष्ठ होता है जब आपका कोई पृष्ठ इन सारी रेखाओं के ऊपर सपाट रूप से रखा जाता है तो वो समतल पृष्ठ बनता है, वो समतल
पृष्ठ बनता है। ठीक है, अब यहां पर ध्यान से सुनो। अब तुम्हें एक चीज याद रखनी है हमेशा। तुम्हें क्या चीज पता चली? तुम्हें पता चला कि ठोस की परिसीमा क्या होती है भैया? ठोस की परिसीमा यानी कि बाह्यतम सीमा क्या होती है? पृष्ठ होते हैं। ठीक है, पृष्ठ की बाह्यतम सीमा क्या होती है? अभी अभी बताया मैंने। पृष्ठ की बाह्यतम किनारे सीमाएं क्या होती हैं? यानी कि पृष्ठ के किनारे क्या होते हैं? रेखाएं होती हैं। ठीक है, क्या होती है भैया? रेखाएं होती हैं। रेखाएं होती हैं। और रेखाओं की जो सिरे होते हैं यानी कि रेखाओं के जो एंड पॉइंट होते हैं वो क्या होते हैं? वो बिंदु होते हैं। वो बिंदु होते हैं। समझ में आया? तो भैया ये कुछ परिभाषाएं थी, ठीक है, जो कि यूक्लिड ने दी थी। ठीक है, ये कुछ परिभाषाएं थी जो कि यूक्लिड ने दी थी। ठीक है, अब यूक्लिड ने इनमें से कुछ चीजों को बोला कि भैया ये हमेशा अपरिभाषित ही रहेंगी। हमें पता है ये होती क्या है, लेकिन उनकी कोई प्रॉपर परिभाषा नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, क्या तुमने आज तक सुना है कि लंबाई की परिभाषा क्या होती है? तो ये शब्द जो है इनके बारे में आपको पता तो है कि ये होता क्या है? तुम्हें इनके बारे में पता है कि लंबाई क्या होती है, चौड़ाई क्या होती है, मोटाई क्या होती है, ये तुम्हें पता तो है, लेकिन तुम्हें यह नहीं पता कि इनकी परिभाषा क्या है, क्योंकि इनकी कोई परिभाषा है ही नहीं। ठीक है, अब हम कहते हैं कि भैया मेरी लंबाई कितनी? 5 फुट 9 इंच, 5 फुट 10 इंच। ठीक है, तो अब ये लंबाई क्या है? मेरे उस नीचे वाले बिंदु से लेकर यहां ऊपर सर वाले बिंदु तक की दूरी। ठीक है, तो कोई परिभाषा नहीं है। कोई परिभाषा नहीं है लंबाई की। तुम समझ रहे हो? बस हमें पता है कि लंबाई क्या होती है। हमें पता है कि लंबाई क्या होती है, लेकिन कोई परिभाषा नहीं है। ऐसे शब्द आपके अपरिभाषित होते हैं। इन शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है दूसरे शब्दों को परिभाषित करने के लिए। जैसे लंबाई का इस्तेमाल और चौड़ाई का इस्तेमाल किया किसे? लंबाई और चौड़ाई का इस्तेमाल किया रेखा को परिभाषित करने के लिए, या बिंदु को परिभाषित करने के लिए। ठीक है, या फिर आपका पृष्ठ को परिभाषित करने के लिए। समझ रहे हो? चलो, सो ये बेसिक परिभाषाएं थी। ठीक है, ये बेसिक परिभाषाएं थी। ठीक, अब तुम्हें यह भी पता चल गया कि कुछ शब्द ऐसे भी थे जो मैथमेटिशियंस ने अपरिभाषित ही छोड़ दिए। ठीक है, कुछ शब्द ऐसे भी थे जो कि अपरिभाषित ही छोड़ दिए। ठीक है, सिंपल सी बात है। अब आ जाओ आगे। आगे क्या आता है हमारे पास? आगे आते हैं। अब देखो यहां पर आपका यूक्लिड ने क्या करा? यूक्लिड ने जितने भी कथन दिए, यूक्लिड ने जो भी कथन दिए, ठीक है, उसने क्या करा? उन्होंने उन कथनों को दो भागों में बांटा। उन्होंने उन कथनों को दो भागों में बांटा भाई। ठीक है, दो भाग कौन कौन से? दो भाग थे आपके, एक तो अभिग्रहित और दूसरा अभिधारणा। अब देखो भैया, और यूक्लिड ने कहा कि अभिग्रहित और अभिधारणा। समतल पृष्ठ को दोबारा समझो। अल्फिशा, समझने की कोशिश करो। समतल पृष्ठ इज समथिंग लाइक कि भैया देखो, आपका जो बाह्यतम रेखाएं होती हैं, पृष्ठ का तुम्हें पता चल गया, पृष्ठ की जो एंड होती है वो रेखाएं होती हैं। ठीक है, तो अगर कोई पृष्ठ उन रेखाओं के ऊपर बिल्कुल सपाट रूप से रखा जाता है, ठीक है, तो वो पृष्ठ समतल होता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये मान लो ये पृष्ठ है, ये रेखाएं हैं, मैंने इसे इसके ऊपर रखा तो ये सपाट रूप से रखा गया। ठीक है, तो यानी कि ये समतल पृष्ठ है, ये बाहर वाला पृष्ठ समतल है। लेकिन अगर मान लो मैं इन रेखाओं के ऊपर इसे सपाट रूप से रखने की बजाय ऐसे रख देता, ठीक है, तो क्या ये अब समतल पृष्ठ है? अब ये रेखाओं के ऊपर सपाट रूप से भी नहीं पड़ रहा। ठीक है, और इसी वजह से जो पृष्ठ है वो कैसा है? वो समतल नहीं है, वो थोड़ा सा मुड़ा हुआ है। ठीक है, तो समतल पृष्ठ होने के लिए उस पृष्ठ को अपनी रेखाओं के ऊपर बिल्कुल सपाट रूप से गिरना पड़ेगा। ठीक है, चलो अब देखो, अब अभिग्रहित और अभिधारणाएं क्या थी? सुनो मेरी बात। अभिग्रहित और अभिधारणाएं थी कुछ ऐसे कथन जिन्हें यूक्लिड ने बोला कि सुनो मेरी बात, इनके बारे में फालतू बहस करने की जरूरत नहीं है, इन्हें पहले से ही सत्य माना गया है। ठीक है,
हाँ जी, यूक्लिड ने क्लियरली बोल दिया ये बात कि भैया देखो, आपके अभिग्रहित और अभिधारणाएं जितनी भी हैं उनके बारे में फालतू बहस करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये आपकी चाहे यूक्लिड की अभिग्रहित हो चाहे अभिधारणाएं हो, वो सब की सब पहले से ही सत्य कथन मान ली गई हैं, उन्हें कोई भी सिद्ध करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब भैया सिंपल बात है, यही आपकी अभिग्रहित है और यही अभिधारणाएं हैं। अब सुनो बहुत ध्यान से, अब सुनो बहुत ध्यान से। अभिग्रहित क्या होती हैं? अभिग्रहित आपके वो कथन होते हैं, मैं परिभाषा भी लिख देता हूं अभिग्रहित की, वे सत्य कथन, क्योंकि पहले से ही सत्य मान लिया गया है इन्हें। ठीक है, वे सत्य कथन जो पूरे गणित में या फिर संपूर्ण गणित में प्रयोग किए जा सकते हैं। किए जा सकते हैं, वो आपके अभिग्रहित होते हैं। तो अभिग्रहित आपके ऐसे सत्य कथन हैं जो कि पूरे गणित में कहीं भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं, कहीं भी प्रयोग किए जा सकते हैं। लेकिन 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 आपके जो अभिधारणाएं हैं वो क्या है? वो आपकी वे सत्य कथन हैं, वे सत्य कथन जो केवल आपका कहां पर? जो केवल ज्यामिति में यानी कि आपका केवल और केवल ज्योमेट्री में प्रयोग की जा सकती हैं। केवल ज्यामिति यानी कि ज्योमेट्री में प्रयोग की जा सकती है। ठीक है, तो भैया जो आपके अभिग्रहित थे वो सत्य कथन थे। अगर अभिग्रहित को मैं परिभाषित करूं तो वो सत्य कथन जो कि आपका पूरे के पूरे गणित में आप कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हो। और आपका अभिधारणा क्या है? अभिधारणाएं वो सत्य कथन है जो केवल और केवल ज्यामिति में इस्तेमाल की जा सकती है। ठीक है, बाकी आप उसका इस्तेमाल बीज गणित में नहीं कर सकते, आप उसका इस्तेमाल बाकी कहीं किसी भी चीज में नहीं कर सकते। आपको कहां करना पड़ेगा? आपको केवल और केवल किसमें भैया? आपको केवल और केवल कहां पर? ज्यामिति में ही इसका इस्तेमाल करना है। क्लियर हो गई बात? बेटा अंश मधेशिया, बोरिंग लग रही है क्लास तो क्लास छोड़कर आप जा सकते हैं। आपको क्या लग रहा था कि क्लास में मैं यूक्लिड की ज्यामिति का परिचय पढ़ाने की जगह ठुमके लगा के दिखाऊंगा आपको? हैं, ऐसा सोच के आए थे तुम, जो हो नहीं पाया? क्या लगा था आपको? हैं जी मधेशिया जी, बताओ क्या सोचे थे भैया? क्या सोचे थे? चलो आ जाओ, स्टार्ट करते हैं। अब स्टार्ट करते हैं एक एक करके, सारी चीजें मैं समझाता हूं। यूक्लिड की जो अभिग्रहित हैं, हमारे पास टोटल कितनी? हमारे पास टोटल 7 अभिग्रहित हैं यूक्लिड की। ठीक है, और ये सत्य कथन है। ठीक है, ये सत्य कथन है। सेजल कोशिश यही रहेगी कि आज ही खत्म करा दूं क्वेश्चन में सारे एनसीईआरटी के भी। ठीक है, और ये सब पहले से ही सत्य कथन है, इन्हें सिद्ध करने की जरूरत नहीं है, इन्हें सिद्ध करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब बहुत ध्यान से सुनो। सबसे पहला, वे वस्तुएं जो एक ही वस्तु के बराबर होती हैं परस्पर बराबर होती हैं। फॉर एग्जाम्पल ऐसे सुनो, 3 दोस्त हैं। ठीक है, एक हो गई भैया ज्योति, एक हो गई आपकी क्या कहते हैं प्रांजल, और एक हो गया भैया कौन? आपका कौन है भाई? पल्लवी। 3 दोस्त हैं। ठीक है, ज्योति प्रांजल पल्लवी। ठीक है, अब ऐसा है कि ज्योति की जो एज है वो प्रांजल की एज के बराबर है, पल्लवी की जो एज है वो भी प्रांजल की एज के बराबर है। ठीक है, दोनों की एज प्रांजल की एज के बराबर है। तो इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब सिंपल होगा कि ज्योति और पल्लवी की एज भी बराबर होगी। समझ में आया कि अगर कोई भी चीजों की
किसी भी चीज का मान किसी एक चीज के बराबर है तो वो आपस में भी बराबर होंगे, वो आपस में भी बराबर होंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका x जो है वो a के बराबर है और आपका y जो है वो भी a के बराबर है, तो भैया दोनों चीजें एक के बराबर है, इसका मतलब ये दोनों भी आपस में बराबर होंगे, तब आपका x बराबर होगा y के। समझ रहे हो? समझ रहे हो? तो ये है आपकी सबसे पहली अभिग्रहित। अब तुम समझ रहे हो कि अभिग्रहित कैसे कथन है। उन्होंने कथन ही इतने जेनरिक बताए कि भैया उन्हें सिद्ध करने की जरूरत ही नहीं है। सोचो, अगर तुम यूक्लिड के जमाने में पैदा हो जाते, ठीक है, और तुम कोई ऐसा कथन बोल देते तो आज भी तुम कितने फेमस हो चुके होते। सोच के देखो तुम कितने फेमस हो चुके होते आज के टाइम पे, ठीक है, कि क्लास 9th में तुम्हारी बुक चल रही होती है, क्लास 9th में तुम्हारी बुक चल रही होती, ठीक है। अनुष्का, वही तो समझाया मैंने, वही तो समझाया मैंने, चर लेकर भी समझा दिया ना कि x अगर a के बराबर है, y अगर a के बराबर है तो x बराबर y होगा। सिंपल सी बात है। परस्पर का मतलब क्या होता है बेटा? परस्पर मतलब एक दूसरे के साथ, परस्पर मतलब एक दूसरे के साथ। तो वे वस्तुएं जो किसी एक वस्तु के बराबर होती हैं वो एक दूसरे के बराबर भी होंगी, यानी कि परस्पर बराबर होंगी। ठीक है, क्लियर हो गई बात? समझ में आ गया? चलो अब देखो दूसरा कथन क्या है भैया। दूसरा कथन यह है कि यदि बराबरों में बराबरों को जोड़ा जाए तो जो पूर्ण निकल कर आता है वो भी बराबर होता है। ठीक है, जो पूर्ण निकल कर आता है वो भी बराबर होता है। फॉर एग्जाम्पल, मान लो तुम्हारे और तुम्हारे भाई के पास या तुम्हारे और तुम्हारी बहन के पास, ठीक है, दोनों के पास क्या है? दोनों के पास बराबर चॉकलेट्स हैं। ठीक है, बराबर कितनी? मान लो दोनों के पास 10-10 चॉकलेट हैं। ठीक है, बराबर चॉकलेट है यानी कि 10-10 चॉकलेट है। अब अगर दोनों के पास बराबर चॉकलेट है यानी कि 10-10 चॉकलेट है तो उस केस में क्या होगा? उस केस में क्या होगा? उस केस में ऐसा होगा कि तुम्हारा 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 क्या होगा? अगर मैं दोनों को 5-5 चॉकलेट और दे दूं, मैं दोनों को 5-5 चॉकलेट और दे दूं, पहले दोनों के पास 10-10 चॉकलेट थी, मैंने दोनों को बराबर बराबर चॉकलेट और दे दी। दोनों के पास पहले बराबर चॉकलेट थी 10-10, अब मैंने दोनों को 5-5 चॉकलेट और दे दी, यानी कि बराबर चॉकलेट और दे दी। ठीक है, बराबर चॉकलेट और दे दी। ठीक है, तो अब क्या होगा? अब उनके पास जो टोटल चॉकलेट्स बनकर आएंगी यानी कि जो पूर्ण बनकर आएगा वो भी कितना होगा? 15 और 15 यानी कि बराबर होगा। ठीक है, 15 और 15 यानी कि बराबर होगा। तो यही आपका इसका दूसरा कथन है कि अगर आप बराबर में बराबर को जोड़ोगे तो आपके पास जो पूर्ण निकल कर आएगा या जोड़ने के बाद जो मान निकल कर आएगा वो भी बराबर होगा। फॉर एग्जाम्पल, आप अगर आपको दिया है x बराबर y और आपको दिया है a बराबर b, तो आप अगर इन दोनों को जोड़ोगे x प्लस a और y प्लस b, तो इनका मान जो निकल कर आएगा वो भी बराबर ही आएगा। या फिर आप ऐसे समझ लो कि आप अगर x में भी 2 को जोड़ो और y में भी 2 को जोड़ो, आप x में भी 2 को जोड़ो और y में भी 2 को जोड़ो, तो जो आपके पास फाइनल मान निकल कर आएगा वो क्या होगा? वो बराबर होगा। अगर आप बराबर में बराबर को जोड़ रहे हो तो आपके पास पूर्ण जो निकल कर आएगा वो बराबर आएगा। और सेम चीज घटाने में भी है, सेम चीज घटाने में भी है कि अगर आप बराबर में से बराबर को घटाओगे, अगर आप बराबर में से बराबर को घटाओगे तो आपके पास जो शेष बचेगा वो भी बराबर होगा। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास है x बराबर y, आपने क्या करा? आपने बराबर में से बराबर को घटा दिया, मतलब आपने x में से भी 2 को घटा दिया, y में से भी 2 को घटा दिया, तो जो निकल कर आया हमारे पास वो भी हमारे पास क्या होगा? वो भी हमारे पास बराबर होगा। ठीक है, तो सेम वही कहानी, अगर तुम्हारे पास 10-10 चॉकलेट हैं और तुम्हारे कोई आ गया, कौन तुम्हारे यहां आ गया? तुम्हारे मौसी का लड़का। ठीक है, मौसी का लड़का आ गया, अब उसने कहा यार इनके पास तो बहुत चॉकलेट है, ठीक है,
उसने रोना शुरू कर दिया तुम्हारी मम्मी के सामने, मौसी मौसी मुझे भी चॉकलेट चाहिए, मुझे भी चॉकलेट चाहिए, चॉकलेट है। रोना शुरू कर दिया उसने तुम्हारी मम्मी के सामने। अब मम्मी क्या कहेंगी? मम्मी कहेंगी देख वो मेहमान है, दे दे उसे, ठीक है, तू भी दे, तू भी दे। और उसने क्या करा, उनसे उसने तुम्हारी 10-10 चॉकलेट में से क्या करा, 10-10 चॉकलेट में से 5-5 चॉकलेट ले ली। 5 तुमसे ले ली, 5 तुम्हारे दोस्त से ले ली, मतलब तुम्हारी बहन से या तुम्हारे भाई से ले ली। कितनी बची तुम्हारे पास? दोनों से बराबर चॉकलेट थी, दोनों बराबर चॉकलेट थी, दोनों में से बराबर को ले लिया, ठीक है, दोनों में से बराबर को ले लिया। जो तुम्हारे पास बचेगा कितना, 10 में से 5 गया 5, 10 में से 5 गया 5, तुम्हारे पास 5-5 चॉकलेट बची, बराबर चॉकलेट बची। तो बराबर में से बराबर को घटाओगे, बराबर बचेंगी, ठीक है, बराबर में से बराबर को घटाओगे, बराबर बचेंगी। सिंपल बात, सिंपल बात। समझ में आया? समझ में आया? चलो अब देखो भैया, अब ये दूसरी चीज कह रहा है कि वे वस्तुएं जो संपाती होती हैं वो बराबर होती हैं। संपाती का मतलब जो एक के ऊपर एक पूरी पूरी आ जाती है, जो एक के ऊपर एक पूरी पूरी आ जाती हैं वे वस्तुएं। तो जैसे कि मेरा ये हाथ है, मेरे इस हाथ के ऊपर अगर मैं ये वाला हाथ रखता हूं तो मेरा ये हाथ इस हाथ को पूरी तरीके से ढक लेता है, ठीक है, यानी कि मेरा ये हाथ जो है इस वाले हाथ का संपाती है। और अगर तुम देखोगे तो ये दोनों हाथ जो हैं मेरे, वो क्या हैं, वो बराबर भी हैं। तो एक वस्तु जो दूसरे वस्तु के संपाती होती है वो बराबर भी होती है। जैसे कि अगर मान लो आपके पास आ जाए क्या, ए बी और ये एक बीच में बिंदु है पी, तो तुम अगर यहां पर देखो तो तुम्हारा ए पी, ध्यान से देखो, तुम्हारा ए पी प्लस पीबी क्या है भाई? एपी प्लस पीबी जो है वो एबी को पूरी तरीके से ढक रहा है। एपी प्लस पीबी जो है वो एबी को पूरी तरीके से ढक रहा है, यानी कि एपी प्लस पीबी जो है वो संपाती है एबी के। तो भैया इस वाले आपके अभिग्रहित से क्या आ जाएगा कि जो चीजें संपाती होती हैं वो बराबर होती हैं। तो एपी प्लस पीबी जो है वो एबी को पूरी तरीके से ढक रहा है, इसका मतलब वो उसके संपाती है। इसका मतलब क्या होगा भैया, ये दोनों बराबर होंगे। तो जहां पर तुम रेखाओं में देखते हो ना कि दो रेखाएं कैसे आपका इसे बीच में भाग को बांट रही हैं और ये आपस में बराबर आ जाती हैं, तो ऐसे आती हैं, ठीक है। हमें ये सारी चीजें पता है, हम अब तक इस्तेमाल करते भी आ रहे थे। तुम समझ रहे हो, तुम ये सारी चीजें अब तक इस्तेमाल करते हुए आ रहे थे, डेली लाइफ में करते हुए आ रहे थे आज तक। ऐसा थोड़ी ना है कि तुमने कभी इस्तेमाल नहीं करी हुई है सब। बस ये है कि अब इन्हें एक नाम मिल गया है, अब इन्हें एक नाम मिल गया है। इससे पहले इनका नाम क्या था, इन सारी चीजों का तुम्हें पता नहीं था, तुम्हें पता था कि ऐसा होता है, ठीक है। दिव्या ये बहुत सिंपल है। हाँ बेटा ये बहुत सिंपल है, ये तुम ये समझो कि ज्योमेट्री का सिर्फ बेसिक बता रहे हैं, ठीक है। क्रिकेट मैच देखते हो? हाँ भाई देखते हैं, क्यों नहीं देखते। सर फोर्थ का एग्जाम्पल देकर समझाइए। बेटा वही तो बताया मैंने आपको, एग्जाम्पल दिया तो मैंने। आप ऐसे भी समझो, आप ऐसे भी समझ सकते हो कि एक पेपर के ऊपर तुम अगर एक और पेपर रखोगे, ठीक है, तो वो पेपर पहले वाले पेपर को एग्जैक्टली पूरा पूरा ढक रहा है, तो यानी कि वो दोनों पेपर आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। और सेम चीज यहां पर भी तुम देखो, आपका ए पी प्लस पी बी ए बी को पूरा पूरा ढक रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है कि ये दोनों बराबर होंगे, ए पी प्लस पी बी बराबर ए बी होगा। सिंपल सी बात, यही तो है सिर्फ, ठीक है। अब देखो दूसरी चीज, पूर्ण अपने भाग से बड़ा होता है। अब इस चीज को समझने की कोशिश करो, यहां पर जो लिखा हुआ है उस चीज को समझने की कोशिश करो। क्या है? पूर्ण अपने भाग से बड़ा होता है। समझ पा रहे हो तुम कि जो पूरे, कोई भी चीज जो पूरी है वो हमेशा अपने भाग से बड़ी होगी। अब इसका मतलब क्या है सर, इसका मतलब क्या है सर, इसका मतलब क्या है? अब ऐसा हुआ तुम बैठे थे रात को, ठीक है, रात को तुम जाग के रीले देख रहे थे इंस्टाग्राम पे, ठीक है, मम्मी को कह दिया था कि सोने चला गया हूं, लेकिन गए नहीं, रीले चला रहे हो बैठ के इंस्टाग्राम पे, ठीक है। अब चलाते चलाते तुम्हें लग गई भूख, ठीक है, तुम गए रसोई में,
तुमने देखा ओहो एक रोटी पड़ी है, मस्त दूध, मस्त इस पे मलाई लगा के और चीनी डाल के और रोल बना के जो खाया जाएगा, आय है मुंह में पानी आ गया। ठीक है, तो कर देते हैं काम, कर देते हैं काम को। ठीक है, लेकिन हुआ क्या, अभी तक तुम्हारे पास पूरी की पूरी एक रोटी थी। ठीक है, पूरी की पूरी एक रोटी थी। ठीक है, अब क्या हुआ, तुम्हारा भाई या बहन जो था वो उठ के आ गई। ठीक है, वो उठ के आ गई। ठीक है, अब हुआ क्या, उसने तुम्हारे से मांग ली आधी रोटी कि भैया या तो रोटी दे, नहीं तो फिर मैं मम्मी को बताऊं, तो तुम्हें देनी पड़ेगी। ठीक है, देनी पड़ेगी तुम्हें, तो तुमने दे दी भाई, तुमने दे दी। ठीक है, तुमने दे दी। अब जो तुम्हारे पास रोटी बची, तुम खुद सोचो, जो तुम्हारे पास रोटी है और जो तुम्हारी बहन या भाई के पास रोटी है, वो दोनों रोटी क्या होंगी, जो एक पूरी रोटी तुम पहले खाते उससे छोटी होगी। जो दोनों रोटी तुम पहले खाते, जो एक रोटी तुम अकेले खाते पूरी, ठीक है, जो एक रोटी तुम अकेले खाते पूरी, उससे हमेशा वो दोनों भाग जो तुम्हारे पास और तुम्हारी बहन के पास है वो हमेशा छोटे होंगे। तो भैया पूरा जो होता है, जो पूर्ण होता है, जो पूर्ण होता है वो हमेशा क्या, अपने भाग से बड़ा होता है। बात खत्म। कोई नहीं प्रियांशु, एक डाउट सेशन में लगाऊंगा, उसमें हर एक क्वेश्चन तुम्हारा सॉल्व करूंगा, परेशान मत हो। ठीक है, टेंशन ना लो। तो ये है तुम्हारा पांचवा अभिग्रहित, ये है तुम्हारा पांचवा अभिग्रहित। अब आ जाते हैं छठे अभिग्रहित की तरफ। अब भैया क्या कह रहा है छठा अभिग्रहित, छठा अभिग्रहित कहता है वे वस्तुएं जो एक ही वस्तु की दो गुनी होती हैं परस्पर बराबर होती हैं। ठीक है, वे वस्तुएं जो एक ही वस्तु की दो गुनी होती हैं परस्पर बराबर होती हैं। फॉर एग्जाम्पल तुम्हारा एक्स जो है, तुम्हारा एक्स जो है, मान लो वो ए का दो गुना है, एक्स जो है वो ए का दो गुना है। ठीक है, और y भी जो है वो भी a का दो गुना है। ठीक है, y भी जो है वो भी a का दो गुना है। ठीक है, तो तब आपकी x और y क्या होंगे, तब आपके x और y आपस में बराबर होंगे। तो जो वस्तुएं एक ही वस्तु की दोगुनी होती हैं वो आपस में बराबर होती हैं। जैसे मान लो दीप्ति और चेतन। ठीक है, दीप्ति की एज भी मेरी एज की क्या है, मतलब नहीं यार ऐसे नहीं, ये तो फिर अगले वाले एग्जाम्पल में आएगा, ये अगले वाले एग्जाम्पल में आएगा। ठीक है, सो ऐसे समझो, ऐसे समझो कि तुम्हारी सर जी बुरा मत मानना पर आप बात नहीं सुनते बेटा, क्योंकि मैं अभी पढ़ाने पे फोकस कर रहा हूं। जब ये सारा टॉपिक खत्म हो जाएगा उसके बाद मैं बात सुन लूंगा तुम्हारी। ठीक है, आ जाओ। सो देखो, अब ऐसे समझो, मान लो तुम एक दुकान पे गए। ठीक है, तुम एक दुकान पे गए, तुमने क्या करा, तुमने खरीदे भैया क्या, तुमने खरीदे 1 किलो आलू, ठीक है, 1 किलो टमाटर और 1 किलो प्याज। ठीक है, अब तुमसे पूछा गया कि क्या हिसाब है। ठीक है, तुमने मम्मी को बोला, तुमने मम्मी को बोला कि मम्मी देखो हिसाब है ऐसा कि जो 1 किलो टमाटर, सॉरी जो 1 किलो प्याज और 1 किलो टमाटर का प्राइस है वो 1 किलो आलू के प्राइस का 2 गुना है। ठीक है, टमाटर का प्राइस भी आलू के प्राइस का 2 गुना है और प्याज का प्राइस भी आलू के प्राइस का 2 गुना है। तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा कि वो दोनों जो है टमाटर और आलू का जो प्राइस है वो एग्जैक्टली सेम होगा। ठीक है, और श्रुति संपाति दोबारा समझा दो। संपाति का मतलब होता है बेटा एक दो ऐसी चीजें जो बिल्कुल एक दूसरे को पूरी तरीके से ढक ले। ठीक है, जो पूरी तरीके से एक दूसरे को कवर कर ले, एक के ऊपर एक हो, वो संपाति होती है। ठीक है, चलो जी, अब देखो, अब आती है सातवीं चीज, ये बोलती है कि अगर जो वस्तुएं एक ही वस्तु की आधी होती हैं वो परस्पर बराबर होती हैं, जो वस्तुएं एक ही वस्तु की आधी होती हैं वो परस्पर बराबर होती हैं। मान लो x जो है तुम्हारा वो a का आधा है, x जो है तुम्हारा वो a का आधा है और y जो है तुम्हारा वो भी a का आधा है। तो इसका मतलब क्या होगा, आपका x और y बराबर होंगे, आपके x और y बराबर होंगे। फॉर एग्जाम्पल आपका अर्पित और प्रशांत, अर्पित और प्रशांत, अर्पित की एज मेरी एज की आधी है, प्रशांत की एज मेरी एज की आधी है। ठीक है,
मैं हूं 500 साल का, ठीक है। तो अर्पित कितने साल का हो गया, मेरी एज का आधा यानी कि 250 साल का, और प्रशांत कितने साल का हो गया, मेरी एज का आधा यानी कि 250 साल का, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, दोनों की एज एग्जैक्टली बराबर हो गई 250 साल, ठीक है। दोनों की एज बिल्कुल बराबर हो गई 250 साल। तो यही क्या है, यही है आपकी 7वीं अभिग्रहित, और इसके साथ अभिग्रहित जो है वो हमारे कंप्लीट हो गए। किसी को कोई भी आपका चीज में प्रॉब्लम है, कोई भी चीज पूछनी है तो मुझे बताओ। अभिग्रहित हमारे यहीं पर कंप्लीट हो गए। हाँ जी, किसी को कोई भी चीज पूछनी है तो बताओ मुझे। क्लियर है, बस बहुत बढ़िया, बहुत नो प्रॉब्लम, सब कुछ क्लियर है, बहुत बढ़िया। चलो आ जाओ भाई, अब चलते हैं आगे, और अब आती हैं यूक्लिड की अभिधारणाएं, ठीक है। आप जानते हो अभिधारणाएं वो सत्य कथन होते हैं, अभिधारणाएं वो सत्य कथन होते हैं जिन्हें, अभिधारणाएं वो सत्य कथन होते हैं जिन्हें हम केवल और केवल, केवल और केवल अपना ज्यामिति में इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि ज्योमेट्री में इस्तेमाल कर सकते हैं, इसके अलावा कहीं नहीं, ठीक है। केवल ज्यामिति में इस्तेमाल कर सकते हैं, इसके अलावा कोई नहीं। मलय और मलय पूछ रहा है फोर्थ वाली बता दो, पांचवा बता दो, ठीक है। चौथा, पांचवा और छठा बताना है। आ जाओ भाई, चौथा, पांचवा और छठा एक्सप्लेन कर देता हूं मैं वापस से। तो देखो, चौथा क्या है, वे वस्तुएं जो परस्पर संपाती होती हैं वो बराबर होती हैं। समझने की कोशिश करो इस चीज को। आपकी दो चीजें जो एक दूसरे को पूरी तरीके से ढक रही हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये देखो भाई, इसे समझो, ये दिख रहा है, ये दिख रहा है, एक ऊपर वाला पार्ट है, ये रहा, और एक नीचे वाला पार्ट है, ये रहा, ठीक है। अब इस पार्ट को अगर मैं इसके ऊपर रखता हूं तो इसने क्या करा, ऊपर वाले पार्ट ने नीचे वाले पार्ट को पूरी तरीके से ढक लिया है, ठीक है, पूरी तरीके से ढक लिया है। यानी कि ये क्या है, ये एक दूसरे के संपाती हैं, और तुम देखोगे कि ये दोनों क्या है, ये दोनों एग्जैक्टली एक बराबर है, ठीक है। ये बिल्कुल एक दूसरे के बराबर है, इसमें कोई चेंज नहीं है, ये बिल्कुल एक दूसरे के बराबर है, ठीक है। अब सेम कहानी आपकी यहां पर भी चल रही है कि भाई जो एपी और एबी, पीबी था, जो एपी और पीबी था उसने एबी को पूरी तरीके से ढक रखा है, ठीक है। एपी और पीबी जो था उसने पूरी तरीके से एबी को ढक रखा है। इसका मतलब एपी प्लस पीबी जो है वो एबी के क्या होगा, संपाती होगा, यानी कि वो एबी के बराबर होगा, ठीक है। ये है आपकी चौथी। पांचवी क्या है कि पूर्ण अपने भाग से बड़ा होता है, ठीक है। पूर्ण अपने भाग से बड़ा होता है, उसे तुम इससे समझ लो भैया। देखो, ये है पूर्ण, ये है पूरा का पूरा, समझो इस चीज को, ये है पूरा का पूरा। अब मैंने क्या करा, अरे भैया इतनी तेज क्यों जोड़ रखे हैं भैया, वाह, नहीं निकलेगा क्या ये, बेटे सिलेरी में से काट लेंगे मेरी, बता रहा हूं मैं, अगर टूट गया तो निकल जा भाई। हाँ यस, क्या बात। हाँ भाई, अभी ये पूरा था, अब ये क्या हो गए, ये हो गए इसके भाग, ये हो गए इसके भाग। तो इसके जो भाग हैं वो हमेशा क्या होंगे, पूर्ण से छोटे होंगे। तो जो आपके पूर्ण है, जो ये पूरा डंडा था, वो क्या होगा भैया, वो हमेशा अपने भागों से बड़ा होगा, वो हमेशा अपने भागों से बड़ा होगा, ठीक है। और यही तुम्हारा क्या है, यही है तुम्हारा क्या, भैया लग नहीं रहा है, ये क्या है बेटा, ये वो है क्या, क्या सर दिखा रहे हो भैया, ये कुछ नहीं है, ये क्या है, ये हैंगर है, इस पे है ना वो, अगर आप खोच पहन के आते हो, अगर आप अमीर हो बहुत ज्यादा और आप खोच पहन के आते हो तो आप खोच इस पे टांग सकते हो, समझ रहे हो तुम, जैकेट हो गई, खोच हो गया, वो सब आप इस पे टांग सकते हो। अब भाई ये लग नहीं रहा है, हैं सिलेरी में से काट लिया जाएगा मेरी, तुम्हें एग्जाम्पल देने के चक्कर में क्या क्या कर रहा हूं यार मैं, भाई लग जा भाई, क्या यार, वाह लग गया। बताना मत भाई किसी को, बाहर जाके बताने की जरूरत नहीं है, बस आधा लगा है, लगा के छोड़ दिया है, किसी को बताने की जरूरत नहीं है, चुप रहना, तुम्हारे मेरे बीच की बात है ये,
ठीक है, फालतू में किसी को बताने की जरूरत नहीं है। कुछ नहीं हुआ क्लास में, कुछ नहीं हुआ क्लास में, आ जाओ वापस। ठीक है, हाँ जी। तो पूर्ण अपने भाग से हमेशा बड़ा होता है, पूर्ण अपने भाग से हमेशा बड़ा होता है। ठीक है, चलो वापस आ जाते हैं। अब क्या है छठा वाला कि भैया वे वस्तुएं जो एक ही वस्तु की दुगनी होती हैं वो बराबर होती हैं। तुम समझो कि भैया आपका 1 किलो चावल, ठीक है, 2 किलो चावल के क्या है, आपका ध्यान से सुनो, 2 किलो चावल जो है वो 1 किलो चावल के 2 गुने हैं, या फिर मैं ऐसे बोलूं कि 2 किलो चावल 1 किलो दाल के क्या है, 2 गुने हैं। 2 किलो चावल 1 किलो दाल के 2 गुने हैं। और वहीं पर 2 किलो आटा भी 1 किलो दाल का 2 गुना है। तो यानी कि क्या होगा, वो भी आपस में बराबर होंगे। ठीक है, बेसिकली कोई भी चीज अगर एक ही चीज की 2 गुनी है तो वो बराबर होंगी। ठीक, आपका मैंने उल्टा बोल दिया, ऐसे समझो, ऐसे समझो कि 1 किलो चावल क्या है भाई, कोई भी चीज अगर आपकी किसी एक चीज की 2 गुनी है तो वो आपस में बराबर होंगी, बस यही है, सिंपल सी बात। x जो है वो a का 2 गुना है, y भी a का 2 गुना है, तो वो आपस में बराबर होंगे, सिंपल। और सेम चीज सातवें में है, अगर कोई एक चीज जोया, अभी देखता हूं, डाउट में लास्ट में सारे कवर करके जाऊंगा, परेशान मत हो। अगर कोई एक चीज आपकी दूसरी किसी एक ही चीज की 2 चीजें आधी हैं, ठीक है, एक ही चीज की 2 चीजें आधी हैं, तो इसका मतलब क्या है सर, कंफ्यूज हो जा रहे हैं। आकांक्षा में तुम्हारे कमेंट पढ़ रहा हूं सबके, मैं कंफ्यूज नहीं हो रहा हूं। ठीक है सर, ये याद करना है, सेजल याद नहीं करना, ये चीज तुम्हें पता होनी चाहिए, बस ये बस तुम्हें पता होनी चाहिए। ओए चुप रहना, कोई नहीं बताएगा ऐसे। मैंने क्या कहते हैं, हैंगर खोल दिया था तुम्हारे सामने, है ना। हमारे बीच की बात है ये। चलो अब आ जाते हैं भैया अभिधारणाओं पे। तो हमारी अभिधारणाएं अलग अलग अभिधारणाएं हैं, 5 अभिधारणाएं हैं, ये भी बहुत ईजी है। 5 अभिधारणाएं, ये भी बहुत ईजी है। ठीक है, सबसे पहली अभिधारणा कौन सी है, सबसे पहली अभिधारणा कौन सी है, सबसे पहली अभिधारणा है हमारे पास कि भैया एक बिंदु से एक अन्य बिंदु तक सरल रेखा खींची जा सकती है। ठीक है, मतलब कि आपका एक बिंदु यहां पर है, ठीक है, और दूसरा बिंदु यहां पर है, कहीं पर भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो आप एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक एक सरल रेखा खींच सकते हो। यह है पहली अभिधारणा। ठीक है, यह है पहली अभिधारणा। ठीक है, यह है पहली अभिधारणा। ठीक है, कि भैया आप एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक एक सरल रेखा खींच सकते हो, बात खत्म। ठीक है, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक एक सरल रेखा खींच सकते हो। और यहीं से आपकी एक और अभिधारणा निकल कर आती है कि दो भिन्न बिंदुओं के बीच में केवल एक अद्वितीय रेखा खींची जा सकती है। मतलब अगर आप 2 बिंदु लेते हो तो उन 2 बिंदुओं के बीच में केवल आप एक ही कॉमन रेखा बना सकते हो, इसके अलावा नहीं बना सकते। ठीक है, तुम्हारा ये हो गया। ठीक है, तुम कोशिश भी करोगे बनाने की तो तुम नहीं बना पाओगे। ठीक है, तुम केवल एक ही रेखा ऐसी बना पाओगे जो कि दोनों बिंदुओं से होकर जाती हो, उसके अलावा कोई और रेखा ऐसी बना ही नहीं पाओगे जो कि दोनों बिंदुओं से होकर पास हो रही हो। आप कितनी ही कोशिश कर लेना, आप कितनी ही कोशिश कर लेना, केवल 2 मैथ के टीचर डेंजर होते हैं। यहां हम डेंजर में आ गए हैं, तुम कह रहे हो मैथ के टीचर डेंजर होते हैं। भैया हम कोई ना डेंजर नहीं है, बता तो रहे हैं। बाहर से हम क्या हैं, हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था, हम क्या हैं, हम हैं ठोस, सिर्फ बाहर से, अंदर से दिल मोम का है भैया। ठीक है, आ जाओ भाई। तो पहली अभिधारणा है कि भैया आपका 2 बिंदुओं से होकर केवल एक रेखा खींची जा सकती है। ठीक है, 2 बिंदुओं से होकर केवल एक रेखा खींची जा सकती है। ठीक, इसके अलावा अब दूसरी, अरे भैया ये तुम लाइनें पढ़ो, तुम लाइनें पढ़ोगे सर, ये याद करना है बिट वैष्णवी, तुम खुद सोचो, ये याद करने वाली चीजें हैं। तुम्हें अब तक तुम्हें ये सारी चीजें तुम बचपन से करते आ रहे हो, तुम बचपन से ये सारी चीजें करते आ रहे हो, आप समझ रहे हो। ये याद करने की जरूरत नहीं है, तुम्हारे दिमाग में होना चाहिए, तुम्हारे दिमाग में ऑलरेडी है, ये तुम्हारे दिमाग में ऑलरेडी है। आराध्या कह रही है आप गैस हो, समझो। अब चलो दूसरा वाला देखो, आपका अगर 2, भैया एक रेखाखंड क्या होता है, ध्यान से सुनो, एक रेखाखंड क्या होता है, एक रेखाखंड होता है जो कि 2 बिंदुओं पर
एक बिंदु से शुरू होता है और दूसरे बिंदु पर खत्म हो जाता है, उसे हम रेखाखंड बोलते हैं। रेखाखंड क्या होता है? जो एक बिंदु से शुरू होता है और दूसरे बिंदु पर खत्म हो जाता है, उसे हम रेखाखंड बोलते हैं। ठीक है, तो अब क्या भैया, ये क्या कहता है? दूसरी अभिग्रहित कहती है कि रेखाखंड को आप दोनों तरफ अनंत रूप से बढ़ा सकते हो। सिद्धि कह रही है सर जी आप क्यूट हैं, धन्यवाद, बहुत धन्यवाद, सुनकर बड़ा अच्छा लगा। ठीक है, अब है भी, अब भैया सारे ही यही कह रहे हैं क्या? इतना क्या क्यूट वाली हरकत कर दी भैया हमने, हैं? कमल सर नीड ऑरा नीड कमल सर, वाह, ये क्या तुम मेरा आज सिग्मा पूकी एक साथ बना रहे हो भाई, हैं? क्या चल रहा है? आ जाओ। सो देखो, बहुत सिंपल सी चीज है कि आपकी जो एक शांत रेखाखंड होता है उसे दोनों तरफ अनंत रूप से बढ़ाया जा सकता है। वही लिखा हुआ है, एक शांत रेखा को यानी कि रेखाखंड को अनिश्चित रूप से विस्तृत किया जा सकता है, बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, समझ आ गई बात? सर आप चोटी बनाकर आया करिए। नहीं 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 भैया, देखो हमने एक हेयर स्टाइल सोच रखा है, हम वो बनाएंगे। हमारे बाल अभी और थोड़े से बड़े होने हैं। ठीक है, हमारे बाल अभी और थोड़े से बड़े होने हैं, साइड से बाल अभी थोड़े छोटे हैं, वो और बड़े हो जाएं। ठीक है, उसके बाद ऊपर से बाल हल्के से ट्रिम करा के मस्त हेयर स्टाइल बनाएंगे, हम सोच रखा है हमने, परेशान मत हो। ठीक है सर, चुपचाप रख दीजिए। आदर्श भाई चुपचाप रख दिया, किसी को बताने की जरूरत नहीं है। हैंड पंप है, बहुत बढ़िया, सब बना दो तुम मुझे आज। आ जाओ भाई। अब तीसरी अभिधारणा क्या कह रही है, ध्यान से सुनो। तीसरी अभिधारणा क्या कह रही है, सुनो। तीसरी अभिधारणा सुनो क्या कह रही है। कह रही है कि भैया ऐसा है कि एक बिंदु और एक त्रिज्या लेकर आप वृत्त की रचना कर सकते हो। यह है तीसरी अभिधारणा। यह है तीसरी अभिधारणा कि भैया एक बिंदु और एक त्रिज्या लेकर आप वृत्त की रचना कर सकते हो। अरे यार, एक तो हमारा वृत्त गोल नहीं बन पा रहा। ठीक है, यह है भैया तीसरी अभिधारणा कि किसी केंद्र और किसी त्रिज्या को लेकर एक वृत्त खींचा जा सकता है। तुम समझ रहे हो, सारे के सारे, तुम समझ रहे हो, सारे के सारे जो हैं वो क्या है, ज्यामिति से रिलेटेड स्टेटमेंट हैं। सारे के सारे ज्यामिति से रिलेटेड स्टेटमेंट हैं और कुछ नहीं। ठीक है, सारे के सारे ज्यामिति से रिलेटेड स्टेटमेंट है। इसके बाद चौथी अभिधारणा, सभी समकोण एक दूसरे के बराबर होते हैं। अब बताओ, इनसे कोई पूछे कि भैया ये चीज हमें बताने की जरूरत क्या थी, समकोण होता क्या है? 90 डिग्री के कोण को समकोण कहते हैं। अब भैया जब सारे ही कोण 90 डिग्री के कोण हैं, जब सारे ही कोण 90 डिग्री के कोण हैं, तो इसका मतलब भैया वो बराबर तो होंगे। इसमें कहने वाली बात क्या है? इसमें कहने वाली बात क्या है ये बताओ, हैं? हमें क्यों बता रहे हो ये बात? हमें तो पता ही है ना, जब सारे कोण 90 डिग्री के ही हैं तो सब बराबर ही तो होंगे, है भाई? जब सारे कोण 90 डिग्री के ही हैं तो सब बराबर ही तो होंगे। अब इसमें बार बार बता क्यों रहे हो हमें, है भैया? बार बार बता क्यों रहे हो? पता है हमें सारे समकोण बराबर होते हैं। ये लो, बताओ क्या बात कही है इन्होंने। अरे भैया बराबर ही होंगे सारे समकोण, सारे समकोण 90 डिग्री के होते हैं, बराबर ही होंगे, कैसी बात है? सिंपल सी बात है। ये इनकी चौथी अभिधारणा है, ये इनकी चौथी अभिधारणा है। सुन लो भाई, है ना, ये इनकी चौथी अभिधारणा थी। यूक्लिड भाई ने खाली स्टेटमेंट दिए हैं। अब देखो, अब अगली सुन लो। हां, अब ये है जो तुम्हारा दिमाग घुमाएगी। ये अभिधारणा है, ठीक है, ये अभिधारणा है जो कि तुम्हारा दिमाग घुमाएगी। ठीक है, कैसे 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 घुमाएगी? कैसे घुमाएगी? क्योंकि भैया ये देखो पीछे दिख रहा है, मैं बहुत सिंपल भाषा में समझा रहा हूं, मैं बहुत सिंपल भाषा में समझा रहा हूं। देखो सुनो, ध्यान से सुनना, जो बोल रहा हूं उसे ध्यान से सुनना। मान लो तुमने दो रेखाएं खींची, ठीक है, और उसके बीच में, उनके बीच में एक और रेखा खींची, ठीक है। जब तुम ऐसे रेखाएं खींचोगे, दो रेखाओं के बीच में तुम एक रेखा खींचोगे, तो तुम्हारे पास बनेंगे कुछ कोण, जैसे कि ये बन गए। एक कोण इधर बना, एक इधर बना, सेम नीचे भी एक कोण इधर बना और एक कोण इधर बना, ठीक है।
भैया इन चारों कोण को मेजर कर लो, इन चारों कोणों को माप लो, इन चारों कोणों को माप लो, इधर वालों को भी और इधर वालों को भी, इधर वालों को भी माप लो, इधर वालों को भी माप लो। ठीक है, मापने के बाद क्या होगा भाई, मापने के बाद क्या होगा, जिस साइड के, ध्यान से सुनना, जिस साइड के कोणों का योग दो समकोण बोले तो 2 गुणा 90 डिग्री बोले तो 180 डिग्री। ठीक है, तो जिस साइड के तुम्हारे कोणों का योग 180 डिग्री से छोटा आएगा, सुन लो, दोबारा सुन लो, तुमने 2 लाइन खींची, उन दोनों लाइनों को खींचकर तुमने एक तीसरी लाइन खींची जो कि दोनों लाइनों को काट रही थी। हमने देखा कि भैया उस लाइन के एक तरफ 2 कोण बन रहे हैं, दूसरी तरफ भी 2 कोण बन रहे हैं, तो तुम क्या करो, तुम दोनों तरफ के कोणों को जोड़कर देखो, जिस साइड के कोणों का योग 180 डिग्री से छोटा होगा, यानी कि 2 समकोण से छोटा होगा, उसी साइड जब तुम अपनी रेखाओं को आगे बढ़ाओगे तो वो एक दूसरे को काटेंगी। उसी साइड जब तुम अपनी रेखाओं को आगे बढ़ाओगे तो वो एक दूसरे को किसी बिंदु पर काटेंगी। बस यही है आपकी यूक्लिड की 5वीं अभिधारणा। ठीक है, क्या भैया, कि यदि एक सीधी रेखा 2 रेखाओं पर गिरकर अपने एक ही ओर 2 अंतःकोण इस प्रकार बनाए कि इन दोनों कोणों का योग मिलकर 2 समकोण से कम हो, दोनों कोणों का योग मिलकर 2 समकोण यानी कि 180 डिग्री से कम हो। ठीक है, तो वे दोनों सीधी रेखाएं अनिश्चित रूप से बढ़ाने पर कहां, उसी ओर मिलती हैं जिस ओर यह योग 2 समकोण से कम होता है। बस यही लिखा हुआ है। ठीक है, यही लिखा हुआ है। ठीक है, क्या है भैया, कि आपका जब आप 2 रेखाओं के ऊपर एक तीसरी रेखा गिराते हो तो जो अंतःकोण बनते हैं एक तरफ के, दोनों साइड के वो जोड़कर देखो, जिस साइड कोणों का योग 2 समकोण से छोटा यानी कि 180 डिग्री से छोटा होगा, उसी साइड आपकी रेखाओं को आगे बढ़ाने पर क्या होगा भैया, उसी साइड आपकी रेखाओं को आगे बढ़ाने पर क्या होगा, आपकी रेखाएं एक दूसरे से काटेंगी। अगर जिस साइड 180 डिग्री से बड़ा कोण है, जिस साइड 180 डिग्री से बड़ा कोण बन रहा है, जिस साइड कोणों का योग 180 डिग्री से बढ़ा रहा है, उस साइड अगर तुम रेखाओं को आगे बढ़ाओगे तो वो नहीं काटेंगी, उस साइड रेखाओं को आगे बढ़ाओगे तो वो नहीं काटेंगी। लेकिन जिस साइड दोनों कोणों का योग 180 डिग्री से छोटा आ रहा है, उस साइड अगर तुम अपनी रेखाओं को आगे बढ़ाओगे तो वो एक दूसरे को काट लेंगी। ठीक है, जैसे कि यहां पर हुआ था, इस साइड कोणों का योग 180 डिग्री से बड़ा आएगा। ठीक है, कोणों का योग 180 डिग्री से बड़ा आएगा, इधर तुम इन्हें आगे बढ़ाओगे तो ये कभी भी एक दूसरे को नहीं काटेंगी, ये कभी भी एक दूसरे को नहीं काटेंगी, ये एक दूसरे से बिल्कुल दूर होती चली जाएंगी। ठीक है, लेकिन जिस साइड कोणों का योग 180 डिग्री से छोटा आ गया, उस साइड रेखाओं को अगर तुम आगे बढ़ाओगे तो ये दोनों एक दूसरे को काटेंगी। ठीक है, ये है आपकी 5वीं अभिधारणा। अब भैया तुम्हें तो पता ही है, एक मैथमेटिशियन ने कुछ किया, दूसरा उसे आके कुछ ना बोले, उसमें कुछ चेंज ना करे, उसके बारे में कुछ ना बताए, तब तक काम कैसे चलेगा, है ना। तो भैया हुआ यही कि इनकी 5वीं अभिधारणा को देखकर बाकियों में तो यह कहा गया कि यार बाकी तो सारी अभिधारणाएं जो है वो ऐसी हैं जो कि डायरेक्ट कथन है। ठीक है, उनमें तो तुम उन्हें कुछ बदल ही नहीं सकते, उनमें तो तुम कुछ बदल ही नहीं सकते। ठीक है, तो क्या हुआ, इसकी जो 5वीं अभिधारणा थी जो थोड़ी सी ऐसी टेढ़ी मेढ़ी सी थी, ठीक है, उसमें ही इन्होंने क्या करा, कुछ बदल दिया। और वो क्या था, वो ये था, इसे कहते हैं प्लेफेयर के अभिग्रहित। एक मैथमेटिशियन थे प्लेफेयर, उन्होंने यूक्लिड की 5वीं अभिधारणा को उठाकर थोड़ा सा बदलकर नई चीज बना दी। क्या बना दी कि भैया देखो, एक रेखा और एक बिंदु जो कि उस रेखा पर नहीं है, ध्यान से सुनना, एक रेखा
और एक बिंदु जो कि उस रेखा पर नहीं है। ठीक है, नहीं है। ठीक है, एक रेखा और एक बिंदु जो कि उस रेखा पर नहीं है, इन दोनों से एक और रेखा बनाई जा सकती है जो पहली वाली रेखा के समांतर होगी। ठीक है, मतलब कि आपका ध्यान से सुनो, मान लो एक रेखा L है और एक बिंदु P है। ठीक है, तो यह अभिग्रहित कहती है कि भैया रेखा L और बिंदु P के लिए एक और ऐसी रेखा बनाई जा सकती है जो बिंदु P से होकर जाए और रेखा L के समांतर हो। ठीक है, बस यही है और कुछ नहीं, कि भैया आई रेखा L और उस रेखा पर स्थित ना हो एक बिंदु P के लिए एक आप अद्वितीय रेखा M बना सकते हो जो कि बिंदु P से होकर जाती है और L के समांतर है। ठीक है, यह है आपका युगप्ले फेयर की अभिग्रहित, जो कि पांचवी अभिग्रहित का ही बिगड़ा हुआ एक रूप है, बनाया हुआ एक रूप है। ठीक है, अब देखो, अब ध्यान से सुनो, अब इस पर जो क्वेश्चन बनते हैं मैं एक एक करके उनके बारे में बात कर रहा हूं। ठीक है, या फिर क्वेश्चन फिर अगली क्लास में ही कवर करते हैं, आज की क्लास में इतना ही रखते हैं। ठीक है, आज की क्लास में इतना ही रखते हैं। ठीक है, नहीं तो तुम्हारे लिए फिर बहुत ज्यादा हो जाएगा, तुम्हारे सर में दर्द होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, अब जो पांचवी अभिग्रहित है, मैं दोबारा एक बार बोल रहा हूं, सुन लो ध्यान से, क्योंकि मुझे कुछ बच्चों का दिख रहा है कि उन्हें हल्का सा डाउट है पांचवी अभिग्रहित में, तो मैं उसे दोबारा एक्सप्लेन कर रहा हूं। तुम समझने की कोशिश करो, तुम उस पॉइंट को समझो कि तुम्हारी दो लाइनें हैं जो नॉर्मल जा रही हैं। मान लो एक लाइन ऐसे जा रही है, एक लाइन ऐसे जा रही है, ये रही। ठीक है, तुमने इनके बीच में एक तीसरी लाइन बनाई। ठीक है, एक तीसरी लाइन बनाई। ठीक है, तो अंदर की तरफ कुछ ना कुछ कोण बनेगा, अंदर की तरफ कुछ ना कुछ कोण बनेगा। मान लो ये रही, तुमने इनके बीच में एक तीसरी लाइन बनाई, तो अंदर की तरफ दोनों साइड कुछ ना कुछ कोण बन रहा है। इन दोनों कोणों को जोड़ो, इन दोनों कोणों को जोड़ो और इन दोनों कोणों को जोड़ो, एक तरफ वाले कोणों को जोड़ो। ठीक है, तो तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हारा जो मान आ रहा है वो एक तरफ 180 डिग्री से बड़ा आ रहा है और दूसरी तरफ 180 डिग्री से छोटा आ रहा है। ठीक है, तो जिस तरफ 180 डिग्री से छोटा मान आ रहा होगा, आपकी वो दोनों रेखाएं उसी तरफ एक दूसरे को काटेंगी। बस यही है और कुछ नहीं है, बस यही है। ठीक है, बस यही है। ठीक है, सो देखो आज की क्लास में मैं सिर्फ इतना ही रख रहा हूं, क्वेश्चन वगैरह हैं बहुत सारे हैं। ठीक है, बट अगली क्लास में करेंगे। ठीक है, प्रमेय में क्या डिफरेंस होता है, ये सब तुम्हारे जितने भी एनसीईआरटी के क्वेश्चन है वो सब है, टेंशन ना लो, ये रहे एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन है। ठीक है, ये रहा क्वेश्चन, कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो तुम्हें देख के मैं छोड़ूंगा। ठीक है, हर एक टाइप का क्वेश्चन मैं कराऊंगा, टेंशन ना लो, परेशान होने की जरूरत नहीं है। बट आज की क्लास में नहीं करते हैं, तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा हो गया। ठीक है, अगली क्लास में डिस्कस करेंगे, परेशान होने की बात नहीं है। ठीक है, तब तक अपना ध्यान रखो, जो भी तुम लोगों के डाउट्स हैं वो जरूर डालना। ठीक है, अपना एक डाउट पिछले 4 चैप्टर्स के जो भी डाउट है वो रेडी कर लो, एक पेपर पे एक जगह पे लिख लो। ठीक है, और जल्दी ही एक डाउट सेशन करते हैं 1 to 1, बढ़िया अपना बातचीत करेंगे, मतलब 1 to 1 तो नहीं, तुम्हारा सबका और मैं। ठीक है, तो साथ में बात करेंगे, सारे डाउट सॉल्व करेंगे, परेशान होने की जरूरत नहीं है। वाई फियर व्हेन के स्क्वायर इज हियर, काहे परेशान हो रहे हो, हूं ना मैं, चिल मारो, तुम्हारा काम चिल करने का और पढ़ाई करने का, टेंशन लेने का काम मेरा। ठीक है, पोल कराएंगे धैर्य, नेक्स्ट क्लास में पोल ही पोल होंगे बढ़िया करके, परेशान मत हो। ठीक है, चलो सो आज की क्लास को एंड करें, एंड करें भाई। मजा आया आज की क्लास में, मजा आया आज की क्लास में, सही सही बताना, झूठ नहीं, मजाक नहीं। डाउट दिखा दो किसी का कोई डाउट हो तो। बेटा ये तुम्हारी ये जो जड़ें हैं ये तुम्हारी नींव को दर्शा रही हैं, तुम्हें भी अपनी नींव इतनी ही स्ट्रांग करनी है। ठीक है, तुम्हें भी अपनी नींव इतनी ही स्ट्रांग करनी है। ठीक है सेजल, बेटा तने मत परेशान कर भाई प्लीज, फालतू में ब्लॉक हो जाएगा, कोई ब्लॉक कर देगा। सर ये एग्जाम में कल एक क्वेश्चन में कराता हूं अमित भाई, बढ़िया है अमित, पता है मुझे मजा आ रहा था, मुझे भी आ रहा था। जिज्ञासा 5th एक बार बता दीजिए बेटा, अभी एक्सप्लेन करी थी, दोबारा दोबारा बताना है क्या? धन्यवाद सिमरन। दूसरी अभिधारणा समझ नहीं आई रश्मि, दूसरी अभिधारणा में क्या था? दूसरी अभिधारणा सिंपल है रश्मि, कि आपका
मान लो एक रेखाखंड है, रेखाखंड क्या होता है, जिसकी निश्चित लंबाई होती है, एक जगह से दूसरी जगह तक इसकी निश्चित लंबाई होती है, ये एक बिंदु से शुरू होता है दूसरे पर खत्म हो जाता है, ठीक है। तो दूसरी अभिधारणा कहती है कि कोई भी रेखाखंड को आप अनंत तक आगे बढ़ा सकते हो दोनों तरफ, बस इतना है, इतना है और कुछ नहीं है, इतना ही है बस। थोड़ा स्लो पढ़ाओ बेटा। महेश भाई सॉरी, आज की क्लास में इतना मुझे मुझे लगा था कि मैं बहुत नॉर्मल स्पीड पे पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, बट अगर तेज लगाओ तो सॉरी। एक बार तो इस लेक्चर को दोबारा देखेगा तो ये सारी चीजें समझ में आ जाएंगी, इसे परेशान होने वाली बात नहीं है। धन्यवाद आशियाना, आशियान। दिनेश डन भाई। सिलेबस जो है वो एक बार प्लानर में चेक करो कि कब तक खत्म हो जाएगा, मैंने प्लानर में डाला हुआ है, नवंबर तक खत्म करने का मेरा प्लान है, तो नवंबर तक मैं पूरा सिलेबस खत्म कर दूंगा ताकि तुम उसके बाद रिवीजन कर सको, ठीक है। सो देखते हैं कब तक होता है। कुणाल, फोर्थ नंबर बेटा क्या बतानी है, बता दी, अच्छा संपाति वाली बतानी है। संपाति बेटा मैंने तुम्हें पहले ही बताया था, दोबारा समझ के देख लो, ठीक है, मैं दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूं। जैसे तुम देखो, तुम इस चीज को ध्यान से सुनो, ये पेज है, ये गत्ता जो है, ये गत्ता जो है इस पेज को पूरी तरीके से ढक रहा है, ठीक है, यानी कि ये दोनों क्या है, ये दोनों एक दूसरे के संपाती हैं। और अगर ये दोनों एक दूसरे के संपाती हैं, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये दोनों एक दूसरे के बराबर हैं, बस यही बोला जाता है। चौथी किसमें, चौथी आपकी, ए किसी को नहीं बताना, शांत हो जाओ। वंदना बेटा क्या चीज लिखी, वो तो बता देते कि क्या बताना था, डाउट चेक चल रहे हैं भाई। चलो सो अब बाकी के जो भी डाउट्स हैं वो मैं नेक्स्ट क्लास में कवर करूंगा। सर 2 + 2 4 होता है, और 4 2 और 2 दोनों से बड़ा है, ये सही है क्या? हाँ 4 2 और 2 से तो बड़ा है ही ना बेटा, 4 2 और 2 से तो बड़ा है ही, इसमें क्या गलत है, 4 तो 2 और 2 से बड़ा है ही, 2 + 2 के बराबर है 4, 2 से बड़ा है और 2 + 2 के बराबर है 4। चलो डन सेजल, जल्दी ऐड होता हूं मैं कम्युनिटी पे, मैं भी आता हूं, करते हैं वहां बात। चलो सो आज की क्लास को हम लोग यहीं पर ही एंड करते हैं। अगर किसी का कोई डाउट रह गया तो आई एम रियली सॉरी, नेक्स्ट क्लास में उसे कवर कर लूंगा मैं, परेशान होने की बात नहीं है, ठीक है। बाकी मिलते हैं सीधा नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा और बाय बाय। और सुनो, स्टैंड वाली बात किसी को नहीं बतानी है, हैंगर वाली बात चुपचाप तुम्हारे मेरे बीच की बात है, कहीं नहीं बतानी। बाय बाय, ठीक है, कहीं नहीं बतानी है।